आहान को शिवांग का साथ देते देख प्रभात बिल्कुल हैरान हो जाता है। जब वो शिवांग पर हमला करने की कोशिश करते हैं तब आहान उसे बचा लेता है। शिवांग को उन्हें बताता है कि गोल्ड कॉइन अब वहाँ नहीं है जहाँ वो ढूंढने आए हैं। सीलाएं टॉवर से एक आदमी आहान के लिए नीतू का मैसेज लेकर आता है। वर्मा फैमिली के मेंबर्स मीटिंग रूम में अगले फैमिली हेड के बारे में डिस्कशन करते हैं। रात को प्रभात का कुछ मास्क आदमियों से झगड़ा हो जाता है और आहान भी वहाँ पहुंच जाता है। जब प्रभात ने देखा कि आहान वहाँ खड़ा था तब उसने पूछा, तुम इन लोगों को जानते हो? आहान ने नाम से हिलाते हुए कहा, नहीं। प्रभात ने कहा, मास्क्ड घोस्ट्स, इन लोगों की भी नजर मेरी वर्मा फैमिली पर है। आहान ने कंफ्यूजन में कहा, मास्क्ड घोस्ट्स, ये कौन है? प्रभात ने कहा, एक ग्रुप जो डेजर्ट का हिस्सा नहीं है। आहान को नहीं पता था कि ये लोग कौन है, पर उसने उन लोगों से पहले फाइट की थी। इन लोगों का मास्क उन लोगों जैसा ही था जिन्होंने कुछ वक्त पहले उस पर हमला किया था। प्रभात ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग किसी को ढूंढ रहे थे। आहान ने मन में सोचा कि ये लोग शायद किसी को नहीं बल्कि उसे ही ढूंढ रहे थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उन लोगों को कैसे ऑफेंड किया था। वो तो कभी उनसे मिला भी नहीं था और ना ही उन्हें जानता था। उसने तो ऐसे ग्रुप का नाम ही पहली बार सुना था। आहान ने पूछा, ये लोग कौन है? प्रभात ने उन लाशों की तलाशी लेते हुए कहा, ये लोग किसी बुरी एनर्जी की भक्त हैं और उसे ही मानते हैं। इन्हें लगता है कि दुनिया में बस यही सही है और सबको इनके लेसन सीखने चाहिए, और ये यहाँ पर क्यों आए वो मुझे भी नहीं पता है। प्रभात को उनके पास से एक पेपर मिल गया था। उसने वो पेपर निकाला और आहान की तरफ फेंक दिया। आहान ने तुरंत वो पेपर लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें जो लिखा था उसके बाद आहान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस पेपर में साफ साफ लिखा था कि वो लोग आहान रायजादा को 8 अगस्त से पहले मारना चाहते थे। आहान बहुत हैरान परेशान हो गया था। वो जानता था कि ये लोग उसे मारना चाहते थे, पर उसे ये नहीं पता था कि वो उसे मारने के लिए वर्मा मैंशन में आ जाएंगे। प्रभात ने आहान को देखा और कहा, ये लोग यहाँ पर आपको ढूंढने आए हैं। आहान ने कंफ्यूजन में पूछा, मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। प्रभात ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कहा, इन लोगों ने कभी कोई काम सोच समझ कर नहीं किया है। संकी लोग हैं, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। आहान ने उनकी बात मान ली और अपना सिर हाँ में हिला दिया। जब प्रभात वहां से चले गए तब आहान ने अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर उन लाशों की तलाशी ली। उसे उनके पास से एक अजीब सा पेंडेंट मिला। आहान को लगा कि ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाकी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो समझ पाए कि ये लोग उसे मारना क्यों चाहते थे। वहां से जाने के बाद आहान ने इस मैटर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वर्मा फैमिली में अब तक फैमिली हेड को लेकर बहस चल रही थी। वो भले ही कितने भी मीटिंग्स कर ले या बहस कर ले, वो एक फैसला नहीं ले पा रहे थे। कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होता था जो दूसरे के फैसले को अपोज कर देता था। प्रभात इस सबसे बहुत इफेक्ट हो रहे थे और उनका पेशेंस जवाब दे रहा था। वो अब इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि वो लोग आपस में फैसला करके उन्हें बता दें। उनके हिसाब से चाहे कोई भी फैमिली हेड बने, उनका स्टेटस कम नहीं होने वाला था। आहान गेस्ट हाउस के लॉन में बैठा हुआ था। मोनिका भी बुक पढ़ते पढ़ते थक गई थी, इसलिए वो भी अपने रूम से बाहर आ गई। जब आहान ने उसे देखा तब वो उसके पास चला गया। उसे लगा कि शायद इतने दिनों में तो उसका गुस्सा शांत हो ही गया होगा। उसने मोनिका से कहा, गुड मॉर्निंग मोनिका। मोनिका ने आसमान में देखा। सूरज बिल्कुल सिर पर था और लगभग 11 बज रहे थे। उसने पूछा, तुम अब उठे हो? आहान ने कहा, नहीं, मैं बहुत देर पहले ही उठ गया था, पर तुमने ऐसा क्यों कहा? मोनिका ने उसे इग्नोर किया और लॉन में अकेले चलने लगी। आहान भी उसके साथ चलने लगा और उसने कहा, मौसम कितना अच्छा है, ऐसे मौसम में सिर्फ रिलैक्स करने का मन करता है। पर मोनिका ने कोई जवाब नहीं दिया और बेंच पर जाकर बैठ गई। आहान भी उसके पास बैठ गया, पर उसने अब काफी देर तक कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद लिली वहां आई और उसने उन दोनों के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस देखे। वो समझ गई थी कि दोनों बहुत ऑकवर्ड हो रहे थे। वो उनके पास गई और उसने बहुत हैप्पी टोन में कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मोनिका नीचे देख रही थी और आहान ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर लिली बहुत उदास हो गई क्योंकि उसे लगा कि ये दोनों उसे इग्नोर कर रहे थे। उसने कहा, आप दोनों मुझे अवॉइड कर रहे हो? आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? आहान ने कहा, झगड़ा हो जाता तो अच्छा होता, कम से कम इतना तो पता चल पाता कि ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। पर अभी तो बस मुझे एटीट्यूड दिखाया जा रहा है और मुझे पता भी नहीं है कि हुआ क्या है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? ये बात सुनकर लिली ने मोनिका को देखा और कहा, मोनिका, इसने कुछ किया है क्या? इसने आपको परेशान किया है तो आप मुझे बताओ, मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। मोनिका ने लिली को देखा। वो जानती थी कि लिली आहान के साथ उसका रिश्ता नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, इसने कुछ नहीं किया है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिली आहान को मायूस होकर देखने लगी, जैसे वो उसे कह रही हो कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती है। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। आहान ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो साफ साफ बोल दो। तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो फिर मैं आज से तुमसे कुछ नहीं कहूंगा और मुझसे दूर रहना। मोनिका को बहुत इरिटेशन हुई थी। आहान और मीनू के बीच में जो कुछ हुआ था वो सोचकर मोनिका को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मीनू ने आहान को इतनी प्रेशियस चीज दी थी, पर आहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर वो ये भी जानती थी कि जो कुछ हुआ था आहान की नशे की हालत में हुआ था। उसे इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था। उसने गर्दन नीचे करके धीरे से कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, पर मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना है। ये बात सुनकर लिली हैरान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोनिका को आहान से प्यार हो गया था।
उसने मोनिका के कान में धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको आहान से प्यार हो गया है पर आप कुछ कह नहीं पा रही हो? मोनिका ने लिली को गुस्से से देखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है। लिली बहुत कंफ्यूज हो गई थी। आहान को बातों का थोड़ा अंदाजा हो रहा था। उसने मोनिका को देखा और उससे पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा भी नहीं है? मोनिका बहुत कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और आहान के सवाल का जवाब कैसे दे। उसके दिल में इस वक्त बहुत सारी गांठें थी जो वो चाहकर भी सुलझा नहीं पा रही थी। दोनों की बातों से लिली बहुत कंफ्यूज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दोनों के बीच में तनाव आ गया था। मोनिका थोड़ी देर चुप रही पर फिर उसने कहा, दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों हो। एक लड़की ने तुम्हें अपनी बॉडी दी थी और तुमने उसकी कोई परवाह नहीं की। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? आहान और लिली दोनों हैरान हो गए थे। आहान को मीनू के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और उनके बीच में जो भी हुआ था वो बस एक डील थी। ऐसे में उसके हिसाब से उनका साथ रहना कोई सेंस नहीं बनाता था। उन्हें कपल होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लिली आहान को शौक में घूर रही थी। उसे नहीं लगा था कि आहान ऐसा कुछ कर सकता है। उसने कहा, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही बात है? यहाँ पर चल क्या रहा है? दोनों ने लिली की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आहान ने कहा, हमारे बीच में बस एक डील हुई थी और वैसे भी वो मुझे मारना चाहती थी, तो तुम क्या चाहती हो मैं उसे माफ कर दूं? मोनिका को शुरू से ही लग रहा था कि आहान बहुत अनरीजनेबल है और अब उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर उसे और गुस्सा आने लग गया था। उसने आहान को टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, कनेक्टिंग थ्रेड्स क्या होते हैं तुम जानते भी हो? अगर वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती या तुम्हारी तरफ लॉयल नहीं होती तो फिर वो कभी भी ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी में नहीं छोड़ सकती थी। उसने तुम्हें उसकी सबसे कीमती चीज दी है। अब आहान को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। उसने कहा, कीमती चीज? उसकी जान से ज्यादा कीमती? अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी जान जा सकती थी। ये सब बस एंटीडोट पाने के लिए एक चाल थी और कुछ नहीं। जब लिली ने कनेक्टिंग थ्रेड्स वर्ड सुना तब उसे आहान के साथ वाला कॉन्वर्सेशन याद आया। उससे कुछ सवाल तो कर रहा था पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे कुछ आइडिया तो था पर वो श्योर अभी भी नहीं थी। उसने तुरंत आहान की पल्स चेक करते हुए कहा, तुमने वो पॉइजन अपनी बॉडी से निकाल दिया? आहान ने भी उसे रोका नहीं और वो बस मोनिका को देखता रहा। मोनिका को मीनू के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि आहान और मीनू दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे पर फिर भी उसे बहुत अजीब लग रहा था। तब तक लिली का चेकअप पूरा हो गया था और उसने कहा, तुम ठीक हो गए हो, तुमने वो पॉइजन क्योर कर लिया है। आहान क्योर होने का प्रोसेस नहीं बता सकता था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुप रहा। पर लिली क्योर होने का प्रोसेस जानती थी इसलिए उसने कहा, बदतमीज। आहान जो पहले से इरिटेटेड था लिली की बात सुनकर और गुस्से में आ गया। वो दोनों बहनों की इज्जत करता था इसलिए वहां रुककर आर्ग्यूमेंट को बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने दोनों को देखा और फिर वहां से चला गया। अब वहां पर लिली और मोनिका बचे थे। लिली ने पूछा, मोनिका आखिर चल क्या रहा है? मोनिका कोई जवाब नहीं देना चाहती थी इसलिए वो भी वहां से चली गई। लिली कुछ देर वहां बैठी रही और फिर वो भी अपने रूम में चली गई। एक बहुत सुंदर लोकेशन पर एक ट्री हाउस बना हुआ था। आसपास की जगह बहुत शांत थी और वहां पर आराम से रिलैक्स किया जा सकता था। वहां पर इस वक्त दो लोग बात कर रहे थे। एक लड़का तो शिवांग था और दूसरी उस टी हाउस की ओनर थी। उस लड़की ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शिवांग ने कहा, तुम मेरे लिए प्रभात वर्मा को मारोगी? उस लड़की ने शिवांग को चाय देते हुए कहा, अगर प्रभात उस फैमिली से नहीं रहे तो फिर तुम्हारे लिए फैमिली हेड बनना आसान होगा ना? शिवांग ने कहा, थैंक यू। अगर तुम नहीं होती और ये टी हाउस नहीं होता तो शायद मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल होती। मेरे प्लानिंग में इस टी हाउस का बहुत साथ रहा है। उस लड़की ने कहा, उस दिन अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं किसी लड़के से शादी कर चुकी होती और एक सिंपल लाइफ जी रही होती, तो मेरे पास ये टी हाउस शायद नहीं होता। शिवांग ने चाय का कप नीचे रखा और उसने कहा, मैंने तुमसे जो काम बोला था उसका क्या हुआ, कुछ पता चला? उस लड़की ने एक पेन ड्राइव निकाली और कहा, उस लड़के ने कंपनी अकाउंट्स में बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी हैं। पहले तो इसके बारे में किसी को नहीं पता था पर फिर एक लड़की ने सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। शिवांग ने पेन ड्राइव ली और कहा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है? उस लड़की ने कहा, हाँ। पहले तो मान नहीं रहा था पर फिर जब उसे ये रिकॉर्ड दिखाए तब वो बहुत ज्यादा डर गया। इस वक्त एक रेस्टोरेंट में उन्हें 2 घंटे हो गए थे और आपस में धीमी आवाज में वो बात कर रहे थे। उन दोनों ने मास्क पहना हुआ था। उनमें से एक ने कहा, जो लोग वर्मा मैंशन में गए थे वो लोग तो मर चुके थे। दूसरे आदमी को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। उसने कहा, जो होना था वो हो गया, हमें दूसरा प्लान जल्द ही बनाना पड़ेगा। 8 अगस्त अब दूर नहीं है, अगर हम उसे मार नहीं पाए तो हम बच नहीं पाएंगे। पहले आदमी ने कहा, पर हम क्या कर सकते हैं, वो कब से वर्मा फैमिली में छिपा हुआ है। हम लोग वर्मा फैमिली के ग्रैंड मास्टर से डील नहीं कर सकते हैं। वो लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे वो आहान था। वो लोग आहान को मारना चाहते थे पर वो लोग उसे क्यों मारना चाहते थे, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट। आहान को मारने के लिए कुछ आदमी वर्मा मैंशन में पहुंच जाते हैं। प्रभात उन्हें जान से मार देता है पर आहान को समझ नहीं आता कि वो उसे मारना क्यों चाहते हैं। उसे उनके पास एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि वो 8 अगस्त से पहले आहान राजजादा को मारना चाहते हैं। आहान जब मोनिका से बात करता है तब लिली को लगता है कि जैसे मोनिका को आहान से प्यार हो गया है। जब दोनों बहनें उससे चिड़ी हुई रहती हैं तब आहान वहां से चला जाता है। एक होटल में 2 लोग आहान को मारने के बारे में बात करते हैं। ग्रैंड मास्टर प्रभात के होते हुए वो आहान को वर्मा मैंशन में नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। दूसरे आदमी ने कुछ सोचा और कहा,
हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो वर्मा फैमिली से बाहर आ सके। जैसा हमने मधुर का सहारा लेकर किया था वैसा कुछ लालच तो देना पड़ेगा। हमें किसी और इंसान की मदद लेनी होगी। उसके साथ जो आदमी था वो उसकी बात से सहमत था। इतने में वेटर उनका खाना लेकर आ गया, इसलिए वो चुप हो गए और ऑर्डिनरी कस्टमर की तरह खाना खाने लगे। जब वो होटल से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसने उनके जैसा ही मास्क पहना हुआ था। उन्हें डर था कि उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तीसरे आदमी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। वो आदमी उन लोगों को फॉलो करने लगा। वो एक सेफ डिस्टेंस पर था। वो न उनके ज्यादा पास आ रहा था और न ही ज्यादा दूर जा रहा था। चलते चलते जब वो एक सुनसान रोड पर पहुंचे तब वो दोनों आदमी पीछे मुड़े और उन्होंने उस तीसरे आदमी से पूछा, कौन हो तुम? इतनी देर पीछा क्यों कर रहे हो? तीसरे आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। दूसरा आदमी तुरंत समझ गया कि वो कौन था, इसलिए उसने हैरानी से कहा, तुम? तीसरे आदमी ने कहा, हाँ, आज तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। दूसरा आदमी आगे आया और उसने पहले आदमी से कहा, जाकर हमारे साथियों को इन्फॉर्म करो कि वो आ गया है, तब तक मैं इसे हैंडल करता हूँ। जैसा ही पहला आदमी वहां से भागने लगा, तीसरे आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग पाओगे? पर वो आदमी बहुत तेज था, इसलिए उस आदमी के अटैक्स डॉज करते हुए वहां से चला गया। अब वहां पर वो तीसरा आदमी और दूसरा आदमी बचे थे। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई और तीसरे आदमी ने दूसरे आदमी को जान से मार दिया था। ये करके वो बहुत खुश था। उसने कहा, भगवान आज बहुत खुश होंगे। आहान वर्मा मैंशन के लॉन में बैठा हुआ था। वो 2 दिन से गेस्ट हाउस में नहीं गया था। मोनिका से रूडली बात करने के बाद अब उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा कि उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी, पर इस वक्त वो उसे मिलने भी नहीं जा सकता था क्योंकि सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो चुका था। वो दोनों के शांत होने का इंतजार कर रहा था। जब वो लॉन में बैठा था तब वहां पर वर्मा फैमिली का एक मेंबर आया और उसने एक लेटर देते हुए कहा, आहान सर, ये लेटर आपके लिए आया है। लेटर देखकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि इस टाइम में कोई उसे इतना फॉर्मल लेटर भेजेगा। उसने एनवेलप को देखा, उसमें कुछ अजीब नहीं था। उसने एनवेलप खोलकर उसमें से पेपर निकाला पर उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उसने पेपर को आगे पीछे करके देखा पर उसे कुछ नजर नहीं आया। इसके बाद उसने एनवेलप को अच्छे से देखा, शायद उसे वहां पर कुछ मिल जाए। एक कोने में 2 वर्ड्स लिखे हुए नजर आए, कनेक्टिंग थ्रेड। ये 2 शब्द पढ़ते ही आहान बहुत घबरा गया और उसने वो लेटर अपने हाथों से फेंक दिया। फेंकने का रीजन सिर्फ ये था कि वो जानता था कि ये मीनू का पॉइजन था और उसे डर था कि कहीं वो फिर से उसके कांटेक्ट में ना आ जाए। उसे डर था कि कहीं पॉइजन उसकी बॉडी में एक्टिवेट ना हो जाए। फिर उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता था। ये पॉइजन ऐसे पास नहीं हो सकता था क्योंकि अगर इसमें पॉइजन होता तो फिर जो आदमी उसे लेकर आया था पहले उससे फर्क पड़ेगा। लेटर उसके पास आने से पहले वो बहुत लोगों के कांटेक्ट में आया होगा। इसके बाद आहान ने वो पेपर जमीन से उठाया। उस पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ था। उसने सोचा, कहीं ये कोई सीक्रेट मैसेज तो नहीं है जिसे डिकोड करने के लिए कोई अलग तरीका होगा। इतना सोचने के बाद उसने उस पेपर को एक पेन से शेड करना शुरू कर दिया पर उसे कुछ नजर नहीं आया। आहान ने उसे अपने साइड पर रख दिया और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। कुछ देर बाद वहां पर वो आदमी एक बार फिर आया और इस बार उसके हाथ में एक एनवेलप था। आहान ने वो लिया पर उसे खोला नहीं और पहले वाले लेटर के ऊपर रख दिया। आहान उस आदमी से सवाल करना चाहता था पर वो उसे अजीब लग रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पर जब वो आदमी तीसरी बार वहां पर एक और लेटर के साथ आया तब उसे रहा नहीं गया और उसने उस आदमी से पूछा, ये लेटर कौन दे रहा है? आहान इस वक्त बहुत क्यूरियस था। एक आदमी ने कहा, मैं उसे नहीं जानता पर वो एक औरत है। एक औरत? सुनते ही आहान समझ गया कि वो मीनू के अलावा और कोई नहीं हो सकती थी। वो नहीं जानता था कि वो उसे कैसे फेस करेगा। आहान ने ज्यादा नहीं सोचा और बाहर चला गया। उसने सोचा कि शायद मीनू एक और लेटर डिलीवर करने आएगी, पर बहुत देर तक ना मीनू आई और ना ही चौथा लेटर आया। इस वक्त आहान थोड़ा अनॉय हो गया था और उसे लगा कि मीनू बस उसे परेशान कर रही है। बहुत सोचने के बाद आहान ने बाकी 2 लेटर खोले। वो भी पहले लेटर की तरह खाली थे। आहान ने उन लेटर्स को भी पेन से शेड किया पर उसे एक शब्द नजर नहीं आया। वो उन्हें फेंक नहीं सकता था क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसमें क्या सीक्रेट था। उसे उम्मीद थी कि किसी वक्त तो वो सीक्रेट मैसेज जरूर समझ पाएगा। जब वो वापस जा रहा था तब उसे शिवांग नजर आया। इस वक्त वर्मा फैमिली की मीटिंग चल रही थी और शिवांग बाहर था। ये देखकर उसे अजीब लगा। आहान ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम मीटिंग में नहीं हो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो लोग कोई फैसला ले लेंगे? शिवांग ने आहान के पास 3 एनवेलप्स देखे तो वो कुछ सवाल करना चाहता था पर तभी आहान ने उन्हें अपने पीछे छुपा लिया। शिवांग समझ गया था कि वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं किया। शिवांग ने कहा, वो लोग जिस तरह से बहस कर रहे हैं कभी भी एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये लोग जिंदगी भर इस टॉपिक पर बहस कर सकते हैं। आहान जानता था कि वो जो कह रहा है सच कह रहा था। उसने ये बात बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। आहान ने कहा, पर फिर भी तुम्हें उनके डिस्कशन में उनके साथ होना चाहिए, वरना उन्हें लगेगा कि तुम उनकी इज्जत नहीं करते हो। ऐसे में तुम कभी फैमिली हेड नहीं बन पाओगे। फैमिली हेड बनना इतना आसान नहीं है। शिवांग ने कहा, ये सब बातें मैं जानता हूँ, आप 2 दिन बाद देखना क्या होता है। आहान ये बात सुनकर हैरान हो गया था। वो सरप्राइजिंगली उसे देख रहा था पर उसने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि शिवांग उसे कुछ बताने वाला नहीं है। वो चाहता था कि आहान कुछ दिन और इंतजार करे। अचानक से शिवांग ने पूछा, अगर मैं फैमिली हेड बन गया तो आप मुझसे क्या चाहते हो? आहान को इस सवाल से बहुत क्यूरियोसिटी हुई। उसने कहा, तुम ये बात अज्यूम करने लगे हो कि तुम ही फैमिली हेड बनोगे। अगर किसी ने ये बात सुन ली तो वो तुम पर बहुत हंसेंगे।
पर अगर तुम फैमिली हेड बन गए तो मुझे तुमसे 2 चीजें चाहिए। शिवांक ने पूछा। 2 चीजें? वो क्या है? आहान ने कहा। एक तो मैं चाहता हूँ कि वर्मा फैमिली के और करीब आ जाऊं मैं, और वो मेरी डेजर्ट वुल्फ से डील करने में मदद करे। और मैं जो अभी की हालत में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ के बीच में वैसे भी बड़ा ड्रामा होने ही वाला है। फिर फैमिली हेड चाहे कोई भी बने, वो मेरी इस मामले में मदद कर ही देंगे। शिवांक आहान की बात से सहमत था, इसलिए उसने कहा, हाँ, डेजर्ट वुल्फ अब वर्मा फैमिली के दुश्मन बन चुके हैं। अगर डेजर्ट वुल्फ ने अटैक नहीं किया होता तो आज वेलेन अंकल जिंदा होते। फिर दूसरी चीज क्या है? आहान ने कहा, सी लाइन टावर। मैं सी लाइन टावर जाना चाहता हूँ। मुझे वो गोल्ड कॉइन देखना है और मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे। शिवांक ने कहा, अगर मैं फैमिली हेड नहीं बना तो भी मैं वो गोल्ड कॉइन अपने पास नहीं रखूंगा। आहान हैरान था। उसने पूछा, क्यों? तुम उसे अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते हो? शिवांक ने कहा, वो मार्शल आर्टिस्ट के लिए है और मैं उसका एम भी नहीं जानता हूँ। वो मेरे किसी काम का नहीं, और अगर मैंने ज्यादा नाटक किए तो मेरी जान भी जा सकती है। आहान को शिवांक की बातें समझ तो आ रही थी, पर पूरी तरह से नहीं। उसने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि कोई तुम्हें समझ ही नहीं सकता है। शिवांक ने कहा, क्यों? मुझे समझना मुश्किल क्यों है? मैं तो बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेहनत से कमाना चाहता हूँ और अच्छा खाना पीना चाहता हूँ, और जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं है वो मैं दूसरों को देकर उन्हें खुश करना चाहता हूँ। मुझे लग्जरी लाइफ जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसमें समझना मुश्किल क्या है? आहान ने कहा, तभी तो तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। तुम बहुत अजीब हो और कब क्या सोचते हो ये जान पाना बहुत मुश्किल है। शिवांक ने कहा, अब क्या कर सकते हैं, मैं ऐसा ही हूँ। मेरे लिए चीज या तो सही होती है या फिर गलत होती है। बात करते करते दोनों गेस्ट हाउस की तरफ आ गए थे। आहान ने कहा, तुमने कहा 2 दिन बाद देखना, तो मैं 2 दिन के बाद गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। तब तुम मुझे बढ़िया सी पार्टी दोगे? शिवांक ने बस स्माइल किया और वहां से चला गया। आहान उसे जाते हुए देख रहा था और उसे 2 दिन के बाद के दिन का बेसब्री से इंतजार था। वो जानना चाहता था कि 2 दिन के बाद क्या होता है। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि शिवांक के लिए फैमिली हेड बनना बहुत मुश्किल था। उन लेटर्स को हाथ में लिए आहान गेस्ट हाउस में लॉन में आ गया। जैसे ही लिली ने उसे देखा, वो जोर से चिल्लाई, आहान, आहान। वो उस वक्त एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, पर आहान को बुलाने के एक्साइटमेंट में एम्ब्रॉयडरी नीडल उसके हाथ में लग गई थी। ये देखकर आहान भागकर उसके पास आ गया और उसने कहा, तुम ठीक हो ना? आहान बहुत दिनों से लिली से नहीं मिला था, इसलिए उसे देखकर वो बहुत खुश हो गया था और लिली की आंखें भी चमक रही थी। लिली ने कहा, हाँ। इसके बाद उसने आहान को देखा और कहा, तुम तो यहाँ नहीं आने वाली थी ना? आहान ने कहा, अब तुम यहाँ थी तो मुझसे यहाँ आए बिना ज्यादा देर रहा नहीं गया। ये सुनकर लिली का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, बेशर्म आदमी। आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस लिली की एम्ब्रॉयडरी देख रहा था। उसने बहुत खूबसूरत सनफ्लावर और डेजी के फूल बनाए थे। आहान ने उनकी तारीफ की और कहा, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। लिली ने कहा, थैंक यू, पर मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आहान ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ये किसी और को देना चाहती हो? ये सुनकर लिली को अच्छा नहीं लगा और उसने अपना मुंह चढ़ा लिया। तभी वहां पर मोनिका भी आ गई। उसने आहान की आवाज पहले ही सुन ली थी, इसलिए उसे वहां देखकर वो बिल्कुल हैरान नहीं थी। जब आहान ने मोनिका को देखा तब उसे उनकी उस दिन वाली बहस याद आ गई और उस बात को भूलते हुए उसने कहा, क्या तुम ये एम्ब्रॉयडरी अपनी बहन को देना चाहती हो? एक बात बताऊं, ये इस पर सूट नहीं करती है। अब बात मोनिका की होने लग गई थी। लिली ने कहा, क्यों नहीं सूट करते? ये मैं उन्हें देना चाहती हूँ। आहान ने कहा, सनफ्लावर और डेजी बहुत पैशनेट फ्लावर्स हैं, उनमें आग है और मोनिका किसी भी एंगल से वैसी नहीं है। ये फ्लावर तुम्हारे लिए होने चाहिए। मोनिका के लिए ऑर्किड्स बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। लिली ने खुश होते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं मोनिका के लिए ऑर्किड्स की एम्ब्रॉयडरी बनाऊंगी। मोनिका ने कहा, पहले अपना काम खत्म कर लो। अब तीनों के बीच में रिश्ता बन गया था। आहान ने कहा, तुम मेरे लिए भी कुछ क्यों नहीं बनाती? लिली ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करने लगी। इसके बाद तीनों ने साथ में डिनर किया और डिनर के बाद अचानक से बारिश होने लग गई। आहान ने सबसे पहले दोनों बहनों को अपने रूम्स में भेज दिया। अचानक से आहान को वर्मा हाउस में आवाजें आने लगी। वो उस डायरेक्शन में भागने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी और आहान कुछ ही देर में बिल्कुल भीग गया था। छतरी भी कोई काम नहीं आ रही थी। आहान बुरी तरह से भीग गया था। वो अपनी परवाह किए बिना भाग रहा था। जब वो वहां पर पहुंचा तब उसने देखा कि एक आदमी प्रभात के सामने खड़ा था। दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे थे। वो आदमी कौन था? क्या वो वर्मा फैमिली पर अटैक करने आया था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जो 2 लोग आहान को मारने का प्लान करते हैं, उनमें से एक आदमी को तीसरा आदमी आकर मार देता है। आहान जब लॉन में बैठा था तब एक आदमी उसे लेटर देता है। वो लेटर खाली थे, पर जब वो एनवेलप देखता है तब वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उस पर कनेक्टिंग थ्रेड्स लिखा हुआ था। इसके बाद आहान शिवांक से मिलता है, जो उसे कहता है कि अगर वो फैमिली हेड बन गया तो उसे क्या चाहिए। आहान उससे 2 चीजें मांगता है। इसके बाद वो दोनों बहनों से मिलता है, तब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। वर्मा मैंशन में कुछ आवाजें आने लगती है और आहान उस तरफ भागने लगता है। जब वो वहां पर पहुंचा तब उसने देखा कि एक आदमी प्रभात के सामने खड़ा था। दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें उनकी आंखों में लग रही थी, पर कोई भी पलक तक नहीं झपक रहा था। आहान ने देखा कि वर्मा फैमिली के लोग बाहर से आए लोगों से लड़ रहे थे। जैसे ही एक बारिश की बूंद प्रभात की आंख में लगी और उन्होंने अपनी पलकें झपकाई, सामने खड़े आदमी को मौका मिल गया था और उसने प्रभात पर अटैक कर दिया था।
प्रभात की आंखें भले ही बंद थी पर उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया और अपने आप को उस आदमी से पीछे कर लिया। इसके साथ ही उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। बारिश आहान की आंखों में लग रही थी पर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो देख पाए कि वहां क्या चल रहा था। आहान ने देखा कि प्रभात ने उस आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था। उस आदमी ने रिट्रीट किया और दोनों एक दूसरे से पीछे हट गए। पर अब क्योंकि उनके बीच फाइट शुरू हो गई थी तो फिर रुकने का कोई मतलब नहीं था। अलग होने के अगले ही पल दोनों ने एक बार फिर से फाइट करना शुरू कर दिया। तेज बारिश हो रही थी और तूफानी हवाएं चल रही थी पर वर्मा फैमिली के पास इन सब पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। इस वक्त उनकी जान खतरे में थी। दूसरे आदमी ने जब प्रभात पर पंच किया तो प्रभात ने उसे डॉज तो कर दिया पर उनका बैलेंस बिगड़ गया था, इसलिए वो कुछ कदम पीछे हो गए। ये देखकर आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक फाइट ग्रैंड मास्टर को पीछे धक्का दे सकता है। पर प्रभात ने भी मौका देकर उस आदमी से एक अटैक का बदला ले लिया था। दोनों इस वक्त एक ही स्ट्रेंथ से फाइट कर रहे थे। प्रभात भी बहुत हैरान था क्योंकि उन्होंने कभी भी उस आदमी के बारे में नहीं सुना था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन था जो उनके बराबरी पर फाइट कर रहा था। प्रभात को उसे रोकने में और सप्रेस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो लगातार उस आदमी से रिट्रीट कर रहे थे पर वो आदमी चट्टान की तरह खड़ा था और बिल्कुल नहीं हिल रहा था। ये पहली बार था जब आहान ने किसी ग्रैंड मास्टर को इतना मुश्किल में देखा था। यहाँ प्रभात उस आदमी से लड़ नहीं पा रहे थे और वहाँ पूरी वर्मा फैमिली उलझन में थी। कोई भी उन फाइटर्स की टक्कर का नहीं था। वर्मा फैमिली के मेंबर्स की लाशें जमीन पर पड़ी थी और जो कुछ लोग लड़ रहे थे उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। ऐसा मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था। अचानक से कोई चिल्लाया, वर्मा फैमिली के सीक्रेट चैम्बर में चलाओ। ये सुनकर बहुत से लोग उस चेंबर की तरफ भागने लगे पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भाग नहीं पा रहे थे। वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन लोगों के लिए भी अटैक करना मुश्किल हो गया था। वहां पर भयंकर अफरा तफरी मच गई थी। वर्मा फैमिली इस वक्त कुछ कोऑर्डिनेटेड लग रही थी। वो वहां तक पहुंचने का रास्ता जानती थी, इसलिए लोग उन पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। इस वक्त प्रभात ने देखा कि सब लोग सीक्रेट चेंबर की तरफ भाग रहे हैं पर वो लगातार उस आदमी से लड़ता रहा। उसके लिए उसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस वक्त प्रभात सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए लड़ रहा था। वो आदमी प्रभात की थॉट्स को समझ गया था, इसलिए उसने अपने अटैक्स करने की स्पीड बढ़ा दी थी। प्रभात इस वक्त सिर्फ उसके अटैक्स डॉज कर रहे थे और बहुत हैरान परेशान थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आहान दूर से ये सब देख रहा था। वो पूरी तरह से भीग चुका था। वो इस वक्त जो देख रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये फैमिली आज जिंदा नहीं बच पाएगी। एक ही रात में डेजर्ट से वर्मा फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। प्रभात की हालत खराब होती जा रही थी। उनके मुंह से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें गहरी अंदरूनी चोटें लगी थी। आहान ये सब बस दूर से देख रहा था। उसने सोचा कि वो यहाँ रहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहां से भागना चाहता था। पर तभी उन लोगों में से किसी ने आहान को देख लिया था और वो उस पर अटैक करने आ गया। आहान को इसका एहसास हो गया, इसलिए भागने के बजाय वो भी अटैक करने के लिए तैयार था। उस आदमी में आहान के मुकाबले बहुत कम ताकत थी, इसलिए आहान ने कुछ मूव्स में ही उसे हरा दिया था। इसके बाद एक आदमी और आया जिसे भी आहान ने अपने डेडली मूव से मार दिया था। इसे मारने में आहान को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, पर फिर भी ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। आहान के पास इन लोगों से डील करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। उसे इस वक्त मोनिका और लिली की चिंता हो रही थी जो वर्मा मैंशन के पीछे वाले गेस्ट हाउस में थे। उसने तुरंत लिली और मोनिका का दरवाजा जोर से खटखटाया और उसने कहा, जल्दी सामान पैक करो और चलो यहाँ से, हमें तुरंत निकलना है। दोनों रूम से बाहर आई और आहान को हैरानी में देख रही थी। उन्हें ऐसे देखकर आहान ने कहा, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, बस अपना जरूरी सामान लो और चलो यहाँ से, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जब वो बात कर रहे थे तब वहां पर कोई आ गया था। आहान ने दोनों को रूम में धक्का दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद उसने उस आदमी को अच्छा सबक सिखाया। वो लगातार उस आदमी पर अटैक कर रहा था और उसे एक भी मौका नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद आहान ने उसे मार दिया और फिर उसने चैन की सांस ली। इसके बाद उसने दरवाजा खोला और उन दोनों लड़कियों से कहा, चलो जल्दी। मोनिका ने कहा, हमारा सामान। आहान ने कहा, वक्त नहीं है, भागो यहाँ से, यहाँ पर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। दोनों को आहान की बात पर भरोसा था, इसलिए वो आहान के साथ भागने लगे। वो पीछे के रास्ते से बहुत शांति से जा रहे थे, इसलिए किसी ने उन्हें देखा नहीं था। वो लोग शहर से काफी दूर आ चुके थे। कुछ देर बाद वो एक घर के पास आए और उसके छज्जे के नीचे खड़े हो गए। आहान तो पहले ही भीग गया था, पर अब मोनिका और लिली भी बुरी तरह से भीगे हुए थे। दोनों लड़कियों को ठंड लगने लग गई थी और वो लगातार छींक रहे थे। ये देखकर आहान को बुरा लग रहा था। उसे लगा कि उन्हें ठंड पकड़ ली थी। आहान ने देखा कि उस घर में कोई रहता है। उसने नॉक किया, तभी एक आदमी बाहर आया। उसने नाइट सूट पहना हुआ था और वो क्लीन शेव था। उसने कहा, हाँ जी, आप कौन? उसके आसपास खेत था पर वो आदमी किसान नहीं लग रहा था। पर आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उस आदमी ने देखा कि आहान और वो दो लड़कियां बारिश में बुरी तरह भीगे हुए थे। वो तुरंत समझ गया था कि आहान को मदद चाहिए, इसलिए उसने कहा, आप लोग इतनी बारिश में क्यों निकले? कोई दिक्कत है क्या? किसी परेशानी में हो? आओ अंदर आओ और अपने आप को सुखा लो, जल्दी अंदर आओ। बिना कुछ बोले उस आदमी ने उन्हें अंदर आने दिया, इसलिए वो उसके बहुत शुक्रगुजार थे। उस आदमी ने उस लड़कियों को एक रूम में भेजा और साफ टॉवेल और सूखे कपड़े दे दिए। आहान बाहर ही था। उसने उसे भी टॉवेल और कपड़े दिए। आहान को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत अपने आप को सुखाया और फिर उस आदमी के कपड़े पहन लिए। इसके बाद उसने उस आदमी को कहा, थैंक यू, आपने हमें अंदर आने दिया। मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा नाम नहीं है तो फिर तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। मेरा नाम प्रद्युमन है। आहान को उसकी बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने पूरा सच नहीं बताया, बस इतना कहा, प्रद्युमन भाई,
अगर तुम हमें अंदर नहीं लेते तो फिर हम बारिश में भीग रहे होते। उसने कहा, अब तो अंदर हो ना। आहान ने कहा, हाँ, मेरा नाम विराट खुराना है और ये दोनों मेरे साथ हैं। ये किसी से मिलने आई थी पर हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अचानक से बारिश हुई और आसपास कोई नहीं था, इसलिए हम भीग गए। प्रद्युम्न ने कहा, इतना शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी किस्मत है कि मैं किसी की मदद कर पाया हूँ। अब तुम आ गए हो तो यहाँ आराम करो। उसने ये बात कहती थी पर आहान फिर भी बार बार उसको थैंक यू बोल रहा था। इसके बाद प्रद्युम्न अपने किचन में आ गया और वो वहां से एक सिगड़ी ले आया। इसके बाद उसमें उसने कोयला डाला और उसे जला दिया। कुछ देर बाद हॉल थोड़ा गर्म हो गया था। इतने में मोनिका और लिली भी बाहर आ गए थे। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो उनकी साइज से बहुत बड़े थे। उन्हें देखकर प्रद्युम्न ने कहा, तुम्हारी ये जुड़वा बहनें तो बहुत खूबसूरत हैं। प्रद्युम्न ने ये बात बहुत रिस्पेक्ट से कही थी, इसलिए किसी को भी बहुत बुरा नहीं लगा था। वो तीनों उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। इसके बाद उसने देखा कि मोनिका और लिली के चेहरे ठंड की वजह से सफेद पड़ गए थे। उसने कहा, सिगड़ी के पास आकर बैठ जाओ, थोड़ी गर्माहट लगेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद वो दोनों जाकर उनके साथ बैठ गई। अचानक से प्रद्युम्न ने पूछा, तुम लोग शहर से आए हो ना? आहान ने तुरंत कहा, हाँ, हम पास वाले शहर से आए हैं। यहाँ पर हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने आए हैं। प्रद्युम्न ने कहा, अच्छा, तुम लोगों के पास सही एड्रेस तो है ना? क्योंकि यहाँ पर घर ढूंढना बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर आहान को भरोसा हो गया था कि वो लोकल था और वहीं रहता था। उसने कहा, शुक्रिया, तुमने सच में हमारी बहुत मदद की है। लिली को अब तक बहुत ठंड लग रही थी और उसे जुकाम हो गया था। प्रद्युम्न के पास जो दवाई थी उसने वो उसे दे दी थी। प्रद्युम्न के घर में एक ही बेडरूम था, इसलिए आहान ने कहा, तुम अंदर सो जाओ, हम तीनों बाहर एडजस्ट हो जाएंगे। प्रद्युम्न ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बहनें अंदर सो जाएंगी और हम बाहर सो जाते हैं। बहुत मनाने के बाद जब प्रद्युम्न नहीं माना तब मोनिका और लिली अंदर जाकर सो गई। बाहर अभी भी धीरे धीरे बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया था पर आहान को ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी। लेटने की कुछ देर बाद आहान ने कहा, प्रद्युम्न भाई, आप सो गए क्या? प्रद्युम्न ने एक्साइटमेंट से कहा, नहीं, बोलो क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे वो बात करना ही चाहता था। आहान ने पूछा, तुम अकेले रहते हो? तुम्हारी मुझे बीवी या बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रद्युम्न ने कहा, मेरी पत्नी बहुत साल पहले मर चुकी है। आहान ने कहा, सॉरी मुझे। प्रद्युम्न ने कहा, कोई बात नहीं, उस बात को इतने साल हो गए कि अब तो मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं है, पर हाँ, वो बहुत खूबसूरत थी। आहान ने पूछा, तुम्हारे बच्चे भी थे? प्रद्युम्न ने कहा, हाँ, उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। कुछ देर आहान चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो फिर तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? कब तक अकेले रहोगे? प्रद्युम्न ने कहा, कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, और अगर मैं किसी और से शादी कर लेता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता जैसे मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना लॉयल होगा। उसने कहा, आपकी पत्नी जहाँ कहीं भी होगी इस वक्त बहुत खुश होगी। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। कुछ देर बाद आहान को भी नींद आ गई। अचानक से रात को उसे कुछ आवाजें सुनाई थी। पहले उसे लगा कि मोनिका और लिली मुसीबत में थी, पर फिर जब उसने ध्यान से सुना तब उसे प्रद्युम्न की आवाज आई। उसने अपने आसपास देखा तो वो वहां पर नहीं था। वो शायद बाहर किसी से बात कर रहा था। बारिश बंद हो चुकी थी। आहान बिना आवाज किए उठा और दरवाजे के पास चला गया। तुम यहाँ मरने आए हो क्या? ये सवाल प्रद्युम्न ने पूछा था। एक बार तो आहान को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा था। तभी सामने से किसी ने कहा, तुमने मेरे इतने सारे लोगों को मारा है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। ये सारी बातें सुनकर आहान बहुत हैरान था। उसने सोचा था कि प्रद्युम्न एक मामूली सा किसान था, पर ऐसा नहीं था। क्या मदद मांगकर आहान एक नई मुसीबत में पड़ गया है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। वर्मा फैमिली और डेजर्ट फूल्स के बीच बहुत भयंकर फाइट चल रही थी। ग्रैंड मास्टर होने के बावजूद प्रभात बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वर्मा फैमिली के मेंबर्स सीक्रेट चेंबर में छुपने भाग जाते हैं और वहीं मोनिका और लिली को आहान वहां से ले जाना चाहता है। जब वो उनके पास ले जाने लगता है तब वो दो लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें मार देता है। इसके बाद तीनों शहर से दूर आ जाते हैं। तेज बारिश की वजह से तीनों भीग गए थे, इसलिए वो एक घर में रुकते हैं जिनका मालिक प्रद्युम्न होता है। देर रात प्रद्युम्न घर के बाहर किसी से बात करता है, जिसे सुनकर आहान हैरान हो जाता है। आहान जब प्रद्युम्न और अनजान आदमी की बातें सुन रहा होता है तब उसके बाद अचानक से किसी के लड़ने की आवाज आती है। वो आदमी और प्रद्युम्न आपस में लड़ने लग गए थे। आहान जितना सोचता था ये सब एक सपना था। कुछ ऐसा होता जिससे वो श्योर हो जाता कि ये सपना नहीं है। इन सब से आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। कुछ देर बाद जब बाहर बिल्कुल शांति हो गई थी, आहान भी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। वो ये दिखाना नहीं चाहता था कि उसने उन दोनों की बातें सुनी थी। प्रद्युम्न जब वापस घर में आया तब उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फाइट की वजह से वो बहुत थक गया था और ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। वो बहुत धीरे धीरे आ रहा था ताकि वो आहान की नींद खराब न कर दे। अगली सुबह आहान बहुत देर से उठा। रात के हादसे के बाद उसे नींद नहीं आई थी। रात को वो एक बार बाहर भी जाकर आया था। बाहर बहुत शांति थी और बारिश की वजह से मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, पर आहान को उन दोनों की लड़ाई का कोई सबूत नजर नहीं आया था। आहान जब रात के बारे में सोच रहा था तब अचानक से प्रद्युम्न वहां आया और उसने कहा, जल्दी उठ गए तुम। इसके बाद वो स्टोव पर पानी गर्म करने लगा। इसके बाद उसने आहान को देखा और कहा, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम ज्यादा घबराए तो नहीं ना? उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रद्युम्न को पता चल जाएगा कि उसने सब कुछ सुन लिया था, पर अब जब उसे पता चला था तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं नहीं घबराया, बस जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी।
ये सुनकर प्रद्युम्न ने स्माइल किया और कहा, हाँ तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ है तुम्हें इससे कहाँ डर लगेगा। आहान हैरान था। उसने पूछा, तुम मेरी स्ट्रेंथ के बारे में कैसे जानते हो? प्रद्युम्न ने कहा, तुम्हारा नाम विराट खुराना नहीं है बल्कि आहान रायजादा है। तुम वर्मा मेंशन में रह रहे थे, वहाँ फाइट हुई तो तुम वहाँ से भाग आए। ये सारी बातें सुनने के बाद आहान घबरा गया था। उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुमने हमारे बारे में पता करवाया और तुम कल से तुम मेरे सामने हो, फिर ऐसा कैसे? ओह, इसका मतलब तुम पहले से हमारी असली आइडेंटिटी जानते थे। प्रद्युम्न भी अभी अभी अपना काम कर रहा था पर उसने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद उसने आहान को देखा और स्माइल किया। ऐसे आहान और अलर्ट हो गया और उसने अपना कार्ड नीचे नहीं किया। उसे घूर रहा था पर प्रद्युम्न को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, जब तुम लोग कल आए थे तब मुझे सच में तुम्हारे बारे में नहीं पता था और मैंने तुम्हें राही ही समझा था, पर कल रात को मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था। आहान ने रात के बारे में सोचा। जो आदमी कल आया था वो इसके बारे में उनको बताने से रहा। प्रद्युम्न इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए आहान ने भी आगे सवाल नहीं किया। आहान ने पूछा, अब हम यहाँ हैं और तुम सच्चाई जानते हो, तो फिर अब क्या करना चाहते हो? आहान ने बहुत सोच समझ कर पूछा। प्रद्युम्न ने कहा, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कुछ लोग आए थे जो चाहते थे कि मैं तुम्हें मार दूं, पर मैंने मना कर दिया। तुम कौन हो और क्या करते हो इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर आहान ने पूछा, वो कौन थे जो हमें मारना चाहते थे? प्रद्युम्न ने कहा, तुम शायद उन्हें नहीं जानते हो। वो बस एक ग्रुप है जो साथ आ जाए तो बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं। पता नहीं तुमने भी कभी मास्ड घोस्ट ग्रुप के बारे में सुना है या नहीं? आहान ने कहा, अच्छा वो लोग थे जो मुझे मारना चाहते थे। प्रद्युम्न ने कहा, तुम उन्हें जानते हो? तुमने उन्हें ऑफेंड कैसे कर दिया? वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? आहान ने ना करते हुए कहा, पता नहीं। प्रद्युम्न ने कहा, वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज लोग हैं, उनका कोई धर्म ईमान ही नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहते हैं। पता नहीं तुम्हारे बारे में किससे सुन लिया और जो मारना चाहते हैं तुम्हें। आहान ने पूछा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम उन्हें अच्छे से जानते हो। प्रद्युम्न ने कहा, हाँ मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। इसके बाद दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। प्रद्युम्न ने कुछ सब्जियां और नूडल्स उबाले और नूडल सूप बनाने लगा। उसने कहा, मेरे पास इन नूडल्स और कुछ सब्जियों के अलावा और कुछ नहीं है, अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो तुम भूखे रह सकते हो। आहान ने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा पर कुछ सोचते हुए और कहा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रद्युम्न ने पतीले में चम्मच चलाते हुए कहा, तुम मुझसे पहले ही बहुत सवाल पूछ चुके हो, तब से वही तो कर रहे हो। आहान ने कहा, ये सवाल थोड़ा पर्सनल है, तुम चाहो तो जवाब देने से मना कर सकते हो। प्रद्युम्न ने कहा, मैं जवाब देने से मना कर रहा हूँ, मत पूछो कोई भी सवाल, मैं जवाब नहीं दूंगा। आहान ने फिर भी पूछा, तुम यहाँ क्यों हो और तुम जो अपनी पत्नी और बीवी के बारे में बता रहे थे वो सच था या फिर झूठ? प्रद्युम्न ने कहा, ये दो सवाल है, तुम्हें किसका जवाब चाहिए? पहले सवाल का। आहान ने कहा। प्रद्युम्न ने कहा, मैं उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। आहान ने कहा, तो फिर दूसरे सवाल का। प्रद्युम्न ने आहान को घूरा और कहा, वो सच है, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मर चुके हैं पर वो किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे, उनका मर्डर हुआ था। आहान ने पूछा, क्या वो इन लोगों ने किया था? प्रद्युम्न ने आगे आहान से कोई बात नहीं की। आहान को भी लगा कि उसने बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे, इसलिए वो भी चुप हो गया, पर उसने मन में ही सोच लिया था कि उसकी फैमिली को मास्क घोस्ट नहीं मारा था। नूडल सूप बनकर तैयार हो गए थे। उसने उनमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाली थी और एक कटोरी में सर्व करके आहान को दे दिया। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए, जब वो दोनों लड़कियां उठे तब तुम उन्हें क्या खिलाना है बता देना, और वो तुम देख लेना। आहान ने नूडल सूप देखा जो बहुत सादा और फीका लग रहा था, पर प्रद्युम्न ने खाना शुरू कर दिया था, इसलिए आहान के पास भी उसे खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। नाश्ता करने के बाद उसने सोचा कि मोनिका और लिली बहुत वक्त से सो ही रहे थे, वो कभी इतना देर तक नहीं सोती थी। आहान ने उनके रूम में जाकर चेक किया, दोनों बहनें बुखार से तप रही थी। वो आज ही वहां से निकलना चाहता था, पर मोनिका और लिली की तबीयत देखते हुए उन्हें कुछ दिन और वहां रहना पड़ेगा। उसने प्रद्युम्न की तरफ देखा जो समझ गया था कि वो क्या चाहता है। उसने कहा, तुम यहाँ पर कुछ और दिन रुक सकते हो, जब ये ठीक हो जाए तब चले जाना। ये सुनकर आहान ने कहा, थैंक यू। प्रद्युम्न ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रद्युम्न ने ऐसा कह दिया था, पर फिर भी आहान के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट थी। वो जानता था कि वो अच्छा इंसान है, इसलिए उनकी मदद कर रहा है, वरना वो उन्हें वहां से जाने के लिए भी कह सकता था। इसके बाद आहान ने उन दोनों को दवाई दी और कुछ देर आराम करने दिया और खुद बाहर आ गया। अचानक से प्रद्युम्न ने पूछा, तुम्हें पता है कल वर्मा फैमिली पर किसने अटैक किया था? आहान ने कहा, हाँ, डेजर्ट वुल्फ ने, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। प्रद्युम्न ने कहा, तुम सही कह रहे हो, क्या तुम्हारी भी डेजर्ट वुल्फ से कोई दुश्मनी है? आखिर तुम वहां से भागकर आ गए थे। आहान ने उससे झूठ नहीं बोला और कहा, हाँ दुश्मनी तो है। प्रद्युम्न ने कहा, तुम वर्मा मेंशन चलकर देखना चाहते हो? अब तक तो वो लोग वहां से भागे होंगे, वहां जाना सेफ है। आहान ने मना कर दिया और कहा, मैं भी वहां नहीं जाऊंगा, वर्मा फैमिली के जो मेंबर्स बचे होंगे वो सब सीक्रेट चेंबर में छिपे हुए होंगे, डेजर्ट वुल्फ अभी उन्हें मार नहीं पाएगा और वहां जाना बेकार है। शाम के समय पहले मोनिका उठी, वो अब थोड़ा बेटर फील कर रही थी। वो कुछ देर और आराम करना चाहती थी, पर आहान ने उसे जबरदस्ती दलिया खिलाया और फिर आराम करने दिया।
उसने लिली के साथ भी ऐसा ही किया। इसके बाद दोनों ने अगली सुबह तक आराम किया। अगली सुबह दोनों में थोड़ी एनर्जी थी। उन्होंने प्रद्युम्न के कपड़े खोले और अपने कपड़े वापस पहन लिए। जब प्रद्युम्न ने उन्हें देखा तब उसने कहा, तुम्हें कुछ देर और आराम कर लेना चाहिए, अभी तुम पूरी ठीक नहीं हुई हो। मोनिका और लिली डॉक्टर्स थे, इसलिए वो अपनी कंडीशन जानते थे। वो अगर कुछ देर बाहर टहल लेंगे तो उन्हें बेहतर महसूस होने लग जाएगा। वो दोनों आहान के साथ बाहर चले गए। जब वो चल रहे थे तब मोनिका ने अचानक से पूछा, वर्मा फैमिली को क्या हुआ? वो बहुत देर से ही सवाल पूछना चाहती थी, पर उसे आहान से बात करने का वक्त नहीं मिल रहा था। आहान ने उन्हें बताया, वर्मा फैमिली की कंडीशन बहुत खराब है। कोई है जो उनका नामो निशान मिटाना चाहता है और अभी की सिचुएशन के हिसाब से वो उनसे डील भी नहीं कर सकते हैं। मोनिका चुप हो गई थी। लिली का चेहरा फीका पड़ गया था और वो बहुत वीक लग रही थी। उसकी बॉडी मोनिका जितनी स्ट्रांग नहीं थी। उसने बहुत हिम्मत करके पूछा, तो हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है? वो दोनों बहुत वक्त तक वर्मा फैमिली में रह रही थी, इसलिए उनके लिए उन दोनों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर था। आहान ने हेल्पलेसली कहा, नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आहान को वो आदमी याद आया जिसके साथ प्रभात फाइट कर रहा था। जब प्रभात को उसके साथ फाइट करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो आहान को तो वो कब का भत्ता बना चुका होगा। आहान जानता था कि जो लोग जिंदा बचे थे वो कहीं ना कहीं छुप गए होंगे और डिजर्ट वुल्फ के स्टाइल के हिसाब से वो लोग भी वहां से निकल चुके होंगे। आखिर वर्मा फैमिली इतनी भी गई गुजरी नहीं थी। डिजर्ट में उनके भी कुछ लोग थे। मोनिका ने पूछा, क्या हम वापस जा सकते हैं? अगर कोई ऐसा हो जिन्हें बहुत सीरियस चोट आई है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। आहान ने कहा, नहीं, हम अभी नहीं जा सकते हैं, हमें कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। आहान श्योर नहीं था कि डिजर्ट वुल्फ वहां से निकल गया था या फिर अभी भी वहीं पर था। जब वो तीनों ऐसे ही टहल रहे थे तब उन्हें कोई आता हुआ नजर आया। वो उनके पास ही आ रहा था। मोनिका और लिली उसे नहीं जानते थे, पर जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा था आहान उसे पहचान गया था। वो मीनू थी। वो आहान के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, लॉन्ग टाइम नसी। आहान ने कुछ नहीं कहा और बस उसे घूरने लगा। ये देखकर मीनू ने कहा, घूर क्या रहे हो? मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। आहान ने सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ हैं? मीनू ने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मोनिका और लिली को देखा और कहा, अच्छा, तो ये हैं वो दो डॉक्टर्स, दिखने में तो बहुत सुंदर हैं, तभी तुम इनकी बहुत परवाह करते हो और इन्हें लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो। जब आहान ने देखा कि मीनू उन दोनों के बारे में बात कर रही थी तो वो परेशान हो गया। उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ किस लिए आई हो? मीनू को जलन होने लगी और उसने कहा, तुम इनकी इतनी परवाह करते हो और मेरे बारे में कभी नहीं सोचते। तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो? हम दोनों ने इतना अच्छा वक्त बिताया है और अब भाव भी नहीं दे रहे हो। ये सुनकर आहान अनॉय हो गया था। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दूसरी तरफ देखने लगा। ये देखकर मीनू ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं सताऊंगी। मैं यहाँ तुमसे खासकर इन दोनों से मिलने आई हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ हो ये सिर्फ मुझे पता है, डिजर्ट वुल्फ को नहीं। यहाँ पर सुकून से रहो। आहान को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे घूर रहा था। क्या सच में मीनू वहाँ सिर्फ उनसे मिलने आई थी या उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट में ज्यादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अगली सुबह प्रद्युम्न आहान को बताता है कि वो जानता है कि उसका नाम विराट नहीं बल्कि आहान है। इसके बाद आहान प्रद्युम्न से कुछ सवाल करता है। रात को किसी ने प्रद्युम्न को आहान को मारने के लिए कहा था, पर प्रद्युम्न ने मना कर दिया था। नाश्ते के बाद आहान दोनों बहनों को देखता है जो बुखार में तप रही होती है। वो कुछ दिन और प्रद्युम्न के घर में रहने की इजाजत मांगते हैं और वो मान जाता है। जब वो बाहर टहल रहे होते हैं तब मोनिका और लिली आहान से वर्मा फैमिली के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ मीनू आती है और कहती है कि वो उनसे मिलने आई है और डिजर्ट वुल्फ उनके बारे में नहीं जानता। जब मीनू ने देखा कि आहान उसे घूर रहा था तब उसने कहा, इस आदमी को मेरी बात पर विश्वास होता ही नहीं है। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच कह रही थी कि वो सिर्फ उनसे मिलने आई थी। जब वो वहाँ से बहुत दूर चली गई तब आहान ने चैन की सांस ली। उसे डर था कि अगर उसने मोनिका और लिली पर हमला कर दिया तो वो क्या करेगा। उसके जाने के बाद मोनिका ने पूछा, ये है वो जिसने तुम्हें जहर दिया था? आहान ने नहीं सोचा था कि मोनिका ऐसा सवाल पूछेगी, पर अब उसे जवाब देना था, इसलिए उसने कहा, हाँ। मोनिका ने कहा, ये उतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम बता रहे थे, मुझे तो नॉर्मल लगी। आहान ने कहा, इसकी बातों से बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। ये लड़की पूरी पागल है, कब क्या करती है इसे खुद नहीं पता होता और शायद इसलिए ही इतनी खतरनाक और कंफ्यूजिंग है। पर मोनिका को आहान की बात पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम जो कह रहे हो वो सही है। मुझे इसकी आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और पागल जैसे तो कोई सिम्टम्स नहीं नजर आए थे मुझे। इतनी प्रोफेशनल एक्सप्लेनेशन सुनकर आहान को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। अगर वो कुछ भी बोलता तो मोनिका उसे काउंटर कर सकती थी। और कुछ सोचने के बाद उसने कहा, तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुमने उसका पागलपन देखा नहीं है। एक बार देख लोगी तो मेरे बात पर यकीन करने लगोगी। मोनिका उससे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, मुझे वापस घर जाना है। इसके बाद तीनों वापस प्रद्युम्न के घर की तरफ बढ़ने लगे। मीनू की वजह से आहान परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब डिजर्ट वुल्फ को पता चल गया था कि वो लोग कहाँ पर थे। वो जल्द से जल्द ये जगह छोड़ना चाहता था और मोनिका और लिली को उनके घर पहुंचाना चाहता था। दोनों काफी वक्त से अपने घर से दूर थी और ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स में फंस रही थी। जब वो वापस पहुंचे तब प्रद्युम्न अपने खेत में कुछ कर रहा था। आहान को देखकर उसने अपना हाथ हिलाया। आहान को शक हुआ कि शायद प्रद्युम्न ने मीनू को बताया हो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करेगा। जब वो बाहर, मैं बोला ऐसा क्यों करूंगा। जब मीनू ने देखा कि जब वो वहाँ से बहुत उनको उनकी सेफ्टी को लेकर किसी पर भरोसा नहीं था, उसने कहा,
नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी प्रद्युमन ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। डेजर्ट वुल्फ ने भले ही वर्मा फैमिली को तहस नहस कर दिया है, पर अभी उन्हें वो चीज नहीं मिली है जो उन्हें चाहिए, इसलिए वो वापस जरूर आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम उनके जाल में फंस जाओगे। अपने साथ उन दोनों मासूम लड़कियों को भी फंसा दोगे। आहान ने उसकी बातों को सुना और सोचा कि उसकी बातें गलत नहीं थी। ऐसा हो सकता था, और अगर ऐसा हो गया तो सिचुएशन बहुत खतरनाक होगी। इसके अलावा वो जानता था कि मीनू इतनी सिंपल नहीं थी। वो कई बार उसके हाथों हार चुका था। उसने प्रद्युम्न से पूछा, तुम सच में मेरे लिए उनका ख्याल रखोगे? पिछले कुछ दिनों में आहान को प्रद्युम्न पर थोड़ा भरोसा हो गया था। प्रद्युम्न ने कहा, चिंता मत करो, मेरे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उन दोनों को मैं अपनी छोटी बहन मानकर प्रोटेक्ट करूंगा। आहान नहीं जानता था कि वो सच बोल रहा था या फिर झूठ, पर उसके पास फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं था। आहान की चुप्पी देखकर प्रद्युम्न ने मान लिया कि आहान उसकी बात मान गया था। उसने कहा, मैं वर्मा मैंशन जाना चाहता हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? आहान ये सुनकर हैरान था। उसने पूछा, तुम वर्मा मैंशन क्यों जाना चाहते हो? प्रद्युम्न ने कहा, गोल्ड कॉइन अभी भी वर्मा मैंशन में ही है। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ, क्या पता वो मुझे मिल जाए। ये सुनकर आहान को शिवांग की याद आ गई। उसने कहा था कि वो फैमिली हेड बनेगा, पर अब फैमिली की हालत ऐसी हो गई थी कि वो पूरी तरह से बिखर गई थी। उनका नामो निशान मिटने वाला था। ये सोचकर आहान ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रद्युम्न ने स्माइल किया और फिर अपने काम में लग गया। अगले दिन सुबह वो लोग वर्मा मैंशन जाने के लिए निकले। मोनिका और लिली की तबीयत काफी ठीक हो गई थी, इसलिए उन्हें अकेले छोड़ने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर आहान ने उनसे कहा था कि वो ऐसे ही कहीं भी ना जाएं। उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आहान और प्रद्युम्न वर्मा मैंशन की तरफ निकल गए। वो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। करीब 1 घंटा चलने के बाद उन्हें मेन रोड नजर आई, जहां से वर्मा मैंशन साफ नजर आ रहा था। जब वो दोनों साथ चल रहे थे तब प्रद्युम्न ने कहा, तुम्हें पता है वर्मा फैमिली जैसे दिखती है, असल में वैसी है नहीं, वो बहुत अलग है। आहान ने पूछा, क्या मतलब? कहीं तुम उनके जासूस तो नहीं हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उनके किसी प्लान में शामिल हो? प्रद्युम्न ने कहा, मैं तो बस तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूँ। ये जितनी भी बड़ी फैमिलीज होती है ना, उनके बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। एक लेयर के नीचे फिर एक लेयर होती है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रद्युम्न ये बातें बोल रहा था, आहान को लग रहा था जैसे वो वर्मा फैमिली से नफरत करता था। उसने पूछा, तो तुम्हारा वर्मा फैमिली के पास रहने का कारण इतना सिंपल भी नहीं है? प्रद्युम्न ने कहा, मैं इनके करीब इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं वीरेन वर्मा को मारना चाहता था, पर अफसोस मैं उसे मार नहीं पाया। वो पहले ही किसी और के हाथों मर गया। प्रद्युम्न को इस बात का कितना अफसोस था, ये उसकी बातों में साफ नजर आ रहा था। ये सुनकर आहान को बहुत हैरानी हुई और उसने कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुमने कभी वीरेन पर हमला क्यों नहीं किया? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। प्रद्युम्न ने कहा, मैंने एक बार ऐसा किया था। उस वक्त वीरेन की हालत बहुत क्रिटिकल थी। मैं उसका सर धड़ से अलग करना चाहता था, पर मुझे किसी ने रोक लिया। उसके बाद मैंने हमला नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। आहान समझ गया था कि इन सब का कारण डर था। प्रद्युम्न डर रहा था, पर आहान ने ये बात नहीं बोली थी। वो बस उसकी बात सुन रहा था और एग्रीमेंट में अपना सर हिला रहा था। प्रद्युम्न ने ये देखकर कहा, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आहान ने ना करते हुए जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है। प्रद्युम्न ने कहा, तुम जो सोचना चाहो सोच सकते हो, पर मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ तो फिर मुझे सही मौके का इंतजार करना ज्यादा सही लगता है। आहान को इस बात में कुछ गलत नहीं लगा था। एक मार्शल आर्टिस्ट जितना कॉन्फिडेंट और केयरफुल होता है, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है। प्रद्युम्न ने कहा, दरअसल मैं एक किलर हूँ। अचानक से ये बात सुनकर आहान चौंक गया था, पर फिर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, तुम कौन हो और क्या करते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते तब तक सब सही है। जब वो वहां पर पहुंचे तब वहां बहुत सन्नाटा था। पत्तों के हिलने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां से सब कुछ खत्म हो चुका था। दरवाजे के आसपास कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर आ गए। अंदर सब कुछ बहुत बिखरा हुआ था। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और कुछ हथियार भी पड़े थे। उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्मा फैमिली ने इस मैंशन को बहुत साल पहले छोड़ दिया था। प्रद्युम्न ने कहा, मैं जब यहाँ पहले आया था तब ये जगह बहुत लाइवली और खुशनुमा थी, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई खंडर है। फिर भी इस मैंशन को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्मा फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है। दोनों बहुत देर तक कुछ ढूंढते रहे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। न उन्हें वो चीज मिल रही थी और न ही कोई इंसान नजर आ रहा था। इस वक्त लिली और मोनिका घर में अकेले थे। वो दोनों काफी देर से बैठे थे कि तभी वहां पर कोई आया। वो दोनों उस इंसान को पहचान गए। उन्होंने उससे 2 दिन पहले ही देखा था। वो मीनू थी। मीनू ने उन दोनों को देखकर स्माइल किया और कहा, तुम दोनों मुझे वेलकम नहीं करोगी? लिली ने उसे देखा और कहा, तुम ऑलरेडी आ चुकी हो, तो फिर हम वेलकम क्यों करें? और वैसे भी तुम मार्शल आर्ट्स जानती हो, इसलिए हम हाँ करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहाँ तुम्हें रोक पाएंगे? मीनू ने स्माइल किया और कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं तो बस तुम दोनों से बात करने आई हूँ। मोनिका और लिली को कुछ गलत नहीं लग रहा था। मीनू बहुत प्यार से और स्माइल के साथ बात कर रही थी। दोनों को उसे लेकर बहुत अच्छी फीलिंग थी। भले ही आहान ने उनसे कहा था कि वो पागल है, पर फिर भी वो उसकी बात पर भरोसा करना चाहती थी। लिली ने कहा, तुम हमसे क्या बात करना चाहती हो? मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं और हमारे बीच में बात करने के लिए कोई टॉपिक है। मीनू ने कहा, रिश्ता है। तुम्हारे मास्टर और मेरे मास्टर एक दूसरे को जानते थे। नहीं, सिर्फ जानते नहीं थे,
एक दूसरे के दुश्मन थे। अगर उस हिसाब से देखूं तो हमारे बीच में भी रिश्ता है। अगर उनके नक्शे कदम पर चले तो हमें भी दुश्मन होना चाहिए। दोनों बहनों का मुंह खुला का खुला रह गया और वो पूरी तरह से हैरान थी। दोनों की सांस फूलने लगी थी और मोनिका ने कहा, तुम पॉइजन मास्टर की स्टूडेंट हो? मोनिका और लिली को उनकी मास्टर ने इस बारे में बताया था, पर उन्होंने कभी भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। उन्हें लगता था कि वो बस कहानी बता रहे थे, पर आज अपने सामने मीनू को देखकर दोनों घबरा गए थे। लिली ने कहा, तो तुम क्या हमें यहाँ मारने आई हो? अपने मास्टर का बदला हमसे लेने आई हो? मीनू ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारे सेक्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर हम कोई जहर बनाते हैं और तुम जैसे डॉक्टर उसे ठीक कर देते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उससे भी ज्यादा खतरनाक जहर बनाएं। ये सुनकर दोनों को थोड़ी राहत मिली, पर दोनों अभी भी घबराई हुई थी। आखिर उनके सामने वो लड़की खड़ी थी जिससे आहान भी दूर भागना चाहता था। लिली ने पूछा, अगर ये बात नहीं है तो फिर तुम हमें ढूंढती हुई क्यों आई हो? मीनू ने कहा, बस एक इंसान के लिए। मोनिका ने कहा, किसके लिए? मीनू वहाँ किसके लिए आई थी? क्या वो उन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट। जब मीनू वहाँ से चले जाती है तो मोनिका ने आहान से उसके बारे में पूछा। जब वो घर पहुंचे तब आहान ने प्रद्युमन से पूछा कि क्या उसने डेजर्ट वुल्फ को उनके बारे में बताया था। तब प्रद्युमन मना कर देता है। आहान वहाँ से जाना चाहता है, पर प्रद्युमन कहता है कि अगर वो गया तो वो डेजर्ट वुल्फ के जाल में फंस जाएगा। आहान रुक जाता है और अगले दिन गोल्ड कॉइन ढूंढने के लिए प्रद्युमन के साथ वर्मा मैंशन जाता है। वहाँ पर प्रद्युमन बताता है कि वो एक किलर है और वीरेन को मारना चाहता था। मीनू मोनिका और लिली से मिलने आती है और कहती है कि उसे उनसे किसी के बारे में बात करनी है। मीनू ने कहा, ये इंसान बहुत अजीब है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इससे प्यार हो जाएगा, पर अब जब भी मैं अकेली होती हूँ तब बस उसी के बारे में सोचती हूँ। मोनिका समझ गई थी कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। मीनू ने अपनी बात कंटिन्यू की और कहा, मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उससे प्यार हो गया है, पर मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। मुझ जैसी लड़की को भला प्यार कैसे हो सकता है? पर अब लगता है कि ज्यादा दिनों तक मैं इस सच से भाग नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने मान लिया है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे मोनिका उसकी बात अच्छे से समझती थी, इसलिए उसने कहा, तुम आहान की बात कर रही हो ना? लिली को एक बार के लिए आहान का नाम सुनकर अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा कि मीनू किसी और के बारे में उनसे बात क्यों करेगी। मीनू ने हाँ में सर हिलाया और कहा, तुम जानती हो हम दोनों के बीच में क्या हुआ था? मोनिका ने कहा, हाँ, उसने कुछ तो कहा था, पर अच्छे से मुझे कुछ नहीं पता है। मीनू ने स्माइल किया और कहा, शायद तुम्हारा रिश्ता आहान से बहुत गहरा है, तभी तो उसने तुम्हें इतनी पर्सनल बात बता दी। मोनिका को लगा कि मीनू से गलत समझ रही है, इसलिए उसने कहा, नहीं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मीनू की बातों से मोनिका को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो लाल हो चुकी थी। मीनू को ये साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल में बता सकती हूँ। मोनिका और लिली दोनों ये बात सुनकर हैरान थे। उन दोनों ने ही कुछ भी जानने से मना कर दिया। ये सुनकर मीनू ने कहा, मैं तो बस तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुमने कभी एक्सप्रेस नहीं किया है, पर अगर तुम्हें जानना नहीं है तो कोई बात नहीं। जब मीनू मान गई तो दोनों रिलैक्स हो गई। मीनू ने कहा, मैं यहाँ तुम दोनों से एक फेवर मांगने आई हूँ। मीनू के एक्सप्रेशन और टोन सीरियस हो गए थे और मोनिका और लिली भी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। मीनू ने कहा, क्या तुम उसे मुझे दे सकती हो? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकती हो। मेरे हाथ में हुआ तो मैं जरूर दूंगी। जब मीनू ने बोलना बंद किया तब दोनों बहनों की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किसी गहरे सपने में चली गई थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मीनू उनसे ऐसे रिक्वेस्ट करेगी। वो जानते थे कि वो आहान की बात कर रही थी और उसकी बातों से ऐसा भी लग रहा था कि वो आहान को बहुत पसंद करती है, पर इस मामले में वो दोनों क्या बोल सकती थी? उनका रिश्ता आहान के साथ सिर्फ दोस्ती का था, पर उनका कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जानती थी कि वो आहान की तरफ से फैसला नहीं ले सकती थी और साथ ही अगर उन्होंने मीनू की बात मान ली तो आहान उन दोनों से दूर हो जाएगा। मोनिका और हिचक रही थी, पर लिली ने कहा, ओ नहीं मोनिका। मीनू लिली को देख रही थी और उसके चेहरे पर यह बात बोलने का कारण ढूंढ रही थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तब उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं भी तो तुम्हारी तरह सुंदर ही हूँ। लिली ने कहा, मैं लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ। आहान ऐसा इंसान नहीं है जो लुक्स की वजह से किसी के पास जाए। लिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान के बिहाफ पर इतना क्यों बोल रही थी, पर अब तो उसने बोल दिया था। मीनू ने कहा, पर मुझे तो लगता है कि लुक्स की वजह से एक औरत कुछ भी कर सकती है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। उसके हिसाब से उसके और आहान के बीच में जो कुछ हुआ था वो उसकी लुक्स की वजह से हुआ था। मोनिका ने कुछ सोचा और कहा, ये आहान की पर्सनल लाइफ है, हम इसके बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। आहान को छोड़ना या उसे मनाना हमारे हाथ में नहीं है। उसने क्लियरली कुछ नहीं कहा था, पर मीनू के हिसाब से उसने मना कर दिया था। मीनू ने मोनिका से पूछा, तुम आहान को पसंद करती हो? उसने ये बात बहुत मायूस होकर पूछी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो इसका जवाब जानती थी। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मोनिका आहान को पसंद करती थी। दोनों को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। मोनिका ने तो कुछ नहीं कहा, पर लिली ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मीनू ने कहा, नहीं, मैं समझती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली गई और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब वहाँ पर मोनिका और लिली थे जो बस इसके बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने मास्टर के दुश्मन के स्टूडेंट के साथ किसी के बारे में बात करेंगे।
अभी अभी जो हुआ था उससे दोनों बहनों पर बहुत असर पड़ा था। लिली ने कहा, आहान ने सही कहा था, ये औरत पागल है। लिली आहान की बात से सहमत हो गई थी। आहान और प्रद्युम्न इस वक्त वर्मा मैंशन में थे और गोल्ड कॉइन ढूंढ रहे थे। आहान को बारिश की वजह से जुकाम हो गया था और उसे लगातार छींकें आने लगी थी, पर आहान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद थक कर प्रद्युम्न ने कहा, हम थोड़ी देर और ढूंढेंगे, अगर फिर भी वो चीज नहीं मिली तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आहान भी प्रद्युम्न की बात मान गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन वेस्ट हो गया था। कुछ देर ढूंढने के बाद अचानक से प्रद्युम्न रुका और एक डायरेक्शन में भागने लगा। आहान भी उसके पीछे भाग रहा था। प्रद्युम्न इस वक्त वीरेन के रूम में था। वहां पर बहुत जगह पर खून के छींटे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर भी फाइट हुई थी। वहां पर कुछ लाशें भी थी। आहान ने पूछा, ये लोग वर्मा फैमिली के हैं? प्रद्युम्न ने कहा, लगता तो ऐसा ही है, इन्हें छोड़ो, हम अपना काम करते हैं, क्या पता हमें वो चीज यहाँ मिल जाए। इसके बाद वो दोनों पूरा रूम छानने लगे। आहान को भी ऐसा लगा जैसे उन्हें वहां पर कुछ मिल सकता था। आहान ने एक बुकशेल्फ देखा और उसे ऐसा लगा कि जैसे वहां पर कोई सीक्रेट रास्ता हो सकता था। वहां पर बहुत तरह की बुक्स रखी हुई थी। उस जगह को बहुत सीरियसली ढूंढने लगा। प्रद्युम्न भी वहां पर बहुत शिद्दत से वो कॉइन ढूंढ रहा था। उसने देखा कि वहां पर एक शेल्फ थी जिस पर बहुत महंगे एंटिक सामान रखे हुए थे। डेजर्ट वुल्फ के लोग उसमें से कुछ नहीं लेकर गए थे। बहुत देर बाद दोनों को जब कुछ नहीं मिला तब दोनों चुप हो गए। आहान ने जैसे ही एक कदम बढ़ाया और दूसरी तरफ जाने लगा, अचानक से उसका पैर फिसला और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नीचे खींच लिया था। ये देखकर प्रद्युम्न उसे बचाने के लिए भागा, पर वो कुछ नहीं कर पाया। धीरे धीरे जमीन बंद हो गई और वो कुछ नहीं कर पाया। उसने बहुत ठोक पीट की पर कुछ नहीं हुआ। वो आसपास से कुछ हथियार भी लेकर आया पर फिर भी कुछ नहीं हुआ था। उधर आहान सीधा नीचे नहीं गिरा था बल्कि स्लाइड होते हुए नीचे जा रहा था। जब वो नीचे आया तब उसने धीरे से कहा, शिवांक, क्या ये तुम हो? उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था पर उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके सामने कोई खड़ा था और उसका इंट्यूशन कह रहा था कि वो शिवांक था। वो हंसने लगा और उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम डेजर्ट वुल्फ से बच गए। मुझे लगा उन्होंने तुम्हें मार दिया होगा। आहान खड़ा हुआ और उसने कहा, यह वर्मा फैमिली का सीक्रेट चेंबर है क्या? इतना कुछ खास सीक्रेट नहीं लग रहा है। शिवांक ने पूछा, ये कोई सीक्रेट चेंबर नहीं है, बस सेफ्टी के लिए है। आहान ने ज्यादा बहस नहीं की और उसके पास गया। उसके पास आने के बाद उसे उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। ये देखकर आहान ने पूछा, तुम ठीक हो? शिवांक ने कहा, उस दिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आया था। मेरे आने के बाद कितने लोग मरे इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। जब शिवांक की बात बोल रहा था तब आहान भी उस दिन को याद कर रहा था। उसने पूछा, तुम्हारे अलावा और कितने लोग बचे? आहान ने ये सवाल पूछ तो लिया था पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा रूड हो गया था। वर्मा फैमिली की जो हालत हो गई थी वो देखने के बाद उसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। शिवांक सोच सकता था कि आहान उसके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा था, पर शिवांक ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और कहा, प्रभात अंकल है, उनको थोड़ी चोटें आई हैं पर उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। प्रभात का जिंदा होना वर्मा फैमिली के लिए बहुत अच्छी न्यूज थी, पर यह बात सुनकर आहान बहुत हैरान था। उसने जब आखिरी बार प्रभात को देखा था तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उसने कहा, ग्रैंड मास्टर ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो है तो फिर एक दिन वर्मा फैमिली फिर से जरूर राइज करेगी। शिवांक चुप रहा और फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें अंदर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। आहान ने कहा, डेजर्ट वुल्फ को गोल्ड कॉइन चाहिए इसलिए उन्होंने अपने जासूस छोड़े हुए हैं। अगर तुम लोग बाहर निकले तो उन्हें पता चल जाएगा। गोल्ड कॉइन? शिवांक बड़बड़ाया। आहान जानता था कि गोल्ड कॉइन शिवांक के पास ही था, पर हड़बड़ी में शायद वो इस वक्त अपने साथ नहीं लाया था। वो चीज अभी भी वर्मा मैंशन में कहीं थी। आहान ने कहा, और अगर तुमने वो चीज डेजर्ट वुल्फ को दे दी तो भी तुम्हें वो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तुम्हें मारने का फैसला कर लिया है। शिवांक ने कहा, जानता हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं उस डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट यूज कर सकता हूँ। आखिर बहुत लोग हैं जिन्हें वो चाहिए। शिवांक को इतना शांत और काम देखकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शिवांक ने उसकी तरफ देखा और कहा, जानता हूँ, थैंक यू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने कुछ और बातें की। आहान ने शिवांक को बाहर का पूरा हाल बताया और अब वो उसे बाहर भेजना चाहता था। आहान के बाहर जाने से पहले शिवांक ने कहा, बाहर जाकर प्रभात अंकल से मिलने की कोशिश मत करना। इस वक्त उन्हें किसी भी बाहर वाले पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आहान ने प्रभात की हालत देखी थी, इसलिए उसे उनकी कंडीशन पर डाउट था। उसे नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई हल्की फुल्की चोट आई थी, पर जो भी था रिस्क नहीं ले सकता था वो, इसलिए वो शिवांक की बात मान गया। आहान अब दूसरे रास्ते से ऊपर आ गया था। जब वो ऊपर आया तब उसने देखा कि प्रद्युम्न वहीं पर था और जमीन को समझने की कोशिश कर रहा था। जब प्रद्युम्न ने किसी के आने की आहट सुनी तो वो तुरंत खड़ा हो गया और उसने उसकी तरफ स्टूल फेंकी। आहान ने तुरंत डॉज किया और कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? प्रद्युम्न ने कहा, सॉरी, मुझे लगा कोई दुश्मन है। तुम यहाँ कैसे? तुम तो नीचे गिर गए थे ना? आहान ने कहा, हाँ, ये वर्मा फैमिली का सीक्रेट पैसेज है। मेरा दोस्त मुझसे बात करना चाहता था इसलिए उसने मुझे नीचे बुला लिया। जब काम हो गया तब मैं वापस ऊपर आ गया। प्रद्युम्न को डाउट हुआ। उसने पूछा, क्या उसने तुम्हें बताया कि वो चीज कहाँ पर है? आहान ने कहा, वो वर्मा फैमिली है, वो किसी भी बाहर वाले को उसके बारे में नहीं बताएंगे। और अभी अभी जो उनके साथ हादसा हुआ है उसके बाद तो उन्हें किसी बाहर वाले पर भरोसा ही नहीं है, तो फिर वो मुझे क्यों बताएंगे? प्रद्युम्न ने कुछ सोचा। आहान की बात बिल्कुल गलत नहीं थी।
जब उन्हें वहां कुछ नहीं मिला तब वो वापस आ गए थे। दोनों इस वक्त बहुत थक चुके थे। कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी में बहुत शांति थी, किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ था और मोनिका और लिली भी बेहतर हो गए थे। एक शाम प्रद्युमन ने आहान से कहा, आज रात को मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम ध्यान रखना। क्या प्रद्युमन की गैर मौजूदगी में वहां पर कुछ बड़ा हादसा होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीर ज़्यादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मीनू मोनिका और लिली से कहती है कि उसे आहान चाहिए क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया है। दोनों इस बात से बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि ये फैसला सिर्फ आहान ले सकता है। वर्मा मैंशन में प्रद्युमन अचानक से वीरेन के रूम में जाता है और आहान भी उसके पीछे भागा है। जब दोनों वो चीज वहां ढूंढ रहे होते हैं तब आहान बेसमेंट में गिर जाता है। वहां पर वो शिवांग से मिलता है। जब वो लोग वर्मा मैंशन से वापस घर जाते हैं तब कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी में बहुत शांति रहती है। एक शाम प्रद्युमन ने डिनर के बाद आहान से कहा, आज रात को मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम ध्यान रखना। आहान नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है और प्राइवेसी की वजह से उसने पूछा भी नहीं था। उसे लगा कि शायद प्रद्युमन बताना नहीं चाहता है। उसने कहा ठीक है। इसके बाद प्रद्युमन वहां से चला गया। अब घर में आहान, लिली और मोनिका बचे थे। आहान को लगा कि उनकी रात बहुत सुकून में बीत जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। आधी रात को जब वो सो रहे थे तब आहान को आवाजें आने लगी थी। उसने आंखें खोलकर देखा तब उसे नजर आया कि प्रद्युमन के खेत में आग लगी हुई थी। आहान बहुत घबरा गया। वो सबसे पहले मोनिका और लिली को लाने उनके रूम में गया। प्रद्युमन के खेत में बहुत सारा भूसा था, इसलिए आग बहुत जल्दी फैल रही थी। देखते ही देखते पूरा खेत जल रहा था और आग घर तक आ रही थी। आहान तुरंत दोनों बहनों को लेकर बाहर भागने लगा, पर उसने देखा कि बाहर पहले से कुछ लोग थे। उन सब ने मास्क पहने हुए थे और शायद उन्होंने ही आग लगाई थी। आहान को देखकर एक आदमी ने कहा, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ छुपे हुए थे, इसलिए हम तुम्हें इतने वक्त से ढूंढ नहीं पा रहे थे। वो लोग आहान को वहां देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को मारने नहीं बल्कि प्रद्युमन को मारने आए थे, पर उन्हें वहां आहान भी मिल गया था। आहान ने मोनिका और लिली को पीछे कर दिया था। एक आदमी हथियार लेकर आहान की तरफ बढ़ रहा था, पर आहान तुरंत अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि उसे लिली और मोनिका के बारे में भी सोचना था। ये देखकर एक आदमी ने कहा, लगता है ये दोनों लड़कियां तुम्हारी कमजोरी है। इस वक्त आग बढ़ती जा रही थी और आहान उसे बुझाने की कोशिश करता तो वो ये नहीं कर सकता था क्योंकि आसपास इतना पानी नहीं था। आहान मोनिका और लिली की सेफ्टी की वजह से हेल्पलेस था। अगर उनमें से कोई एक भी उन दोनों को पकड़ लेता तो आहान के लिए मुसीबत हो जाती। दोनों बहनें इस वक्त बहुत डरी और सहमी हुई थी। उन्हें ऐसे देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने सोचा कि अब वो उन पर अटैक करेगा। जैसे ही वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, एक चाकू उड़ता हुआ पीछे से आया और एक मास्क वाले आदमी के सिर में घुस गया। किसी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला और वो आदमी वहीं जमीन पर गिर गया। जब उन्होंने उस आदमी के गिरने की आवाज सुनी तब सब चौंक गए और दो कदम पीछे हो गए। पीछे से प्रद्युमन धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था। वो जो आदमी मर गया था उसके पास आया और उसने उसके सिर के पीछे से चाकू निकाला। प्रद्युमन को देखकर आहान बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो जानता था कि वो दोनों मिलकर उन आदमियों को तो मार ही सकते हैं, पर साथ में मोनिका और लिली पर भी कोई आंच नहीं आ सकती थी। प्रद्युमन भागते हुए आगे आया और उसने अपने चाकू से अटैक करना शुरू किया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो कब कहां जा रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसने वो चाकू एक और आदमी की छाती में घोंप दिया था। तभी उनका लीडर चिल्लाया, भागो यहाँ से। वो लोग वहां से भागने लगे। प्रद्युमन और आहान उनके पीछे भागना चाहते थे, पर उन्हें लगा कि उसका कोई फायदा नहीं था। प्रद्युमन ने पहले आहान को देखा और फिर चलते हुए अपने घर को देखा। आहान प्रद्युमन के पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और मायूसी थी। प्रद्युमन ने उससे ध्यान रखने को कहा था, पर वो ध्यान नहीं रख पाया और उसका घर इस वक्त आग में सुलग रहा था। आहान ने कहा, ये मेरी वजह से सॉरी। आहान इस वक्त बहुत गिल्टी फील कर रहा था। प्रद्युमन ने स्माइल किया और कहा, पता है ऊपर वाले की यही इच्छा है कि मैं अब यहाँ से चला जाऊं। उसे ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये गलती आहान की थी। वो लोग रात को वहीं पास में रहे। अगली सुबह आग अपने आप बुझ गई थी। अब जो वहां पर था सिर्फ राख और जली हुई दीवारें थी। आसपास सब कुछ काला हो चुका था और क्या कहा था ये फर्क कर पाना बहुत मुश्किल था। मोनिका और लिली बहुत वक्त से यहाँ थी, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका घर जल गया था। उन दोनों को दुखी देखकर प्रद्युमन भी बहुत दुखी हो गया था। उसने कहा, इतने वक्त से यहाँ रहने के बाद इस जगह को छोड़कर जाना बहुत अजीब लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे मन में इतनी भावना होंगी। प्रद्युमन दिखाना चाहता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। ये सब देखकर आहान को बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। प्रद्युमन अपने रूम में चला गया और उसने एक काला हो चुका एक पैकेट उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या था, पर जब उसने खोलकर देखा तब उसे एक पेंडेंट मिला। वो उसे नहीं पहचान पा रहा था, पर जब आहान ने उसे देखा तब वो उसे जाना पहचाना लग रहा था। उसे याद आया कि उसने वो पेंडेंट मास्क घोस्ट के आदमी के पास देखा था। वो प्रद्युमन से सवाल करना चाहता था, पर उसे लगा कि शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अब वहां पर कुछ नहीं था, इसलिए वो सब एक जगह पर खड़े थे। आहान से रहा नहीं गया और उसने पूछा, वो पेंडेंट जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें मास्क घोस्ट से मिला है ना? आहान को जो पेंडेंट मिला था उसने वो संभाल कर रखा था, इसलिए सबूत के तौर पर उसने प्रद्युमन को दिखा दिया। प्रद्युमन ने कहा, पता नहीं, मेरी वाइफ मेरे लिए छोड़कर गई थी। ये बात सुनकर आहान को विश्वास नहीं हुआ। उसके दो कारण थे। पहला ये कि उसे नहीं लगा था कि वो उसकी वाइफ छोड़कर गई थी, और दूसरा उसे यकीन नहीं था कि किसी औरत का मास्क घोस्ट से कोई लेना देना हो सकता था। पर आहान ने इसके आगे उससे कोई सवाल नहीं किया। वो जगह अब रहने लायक नहीं रही थी, इसलिए वो लोग वहां से चले गए। पर आहान को डर था कि डेजर्ट वुल्फ उन दोनों पर नजर रखे हुए थे, इसलिए उसने प्रद्युमन की तरफ देखा। उसने कहा,
मेरे पीछे चलो। आहान ने अपना थोड़ा सा हुलिया बदला और वहां से राख उठाकर अपने चेहरे पर लगा ली। उसे वहां ज्यादा लोग जानते नहीं थे, इसलिए उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल था। जब वो लोग चल रहे थे तब बहुत लोग उन्हें घूर रहे थे। वो डेजर्ट वुल्फ के आदमी थे या बस आहान के हुलिये की वजह से उसे घूर रहे थे, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। जिस ट्री हाउस में शिवांक वहीं की ओनर से बात कर रहा था, वहां पर वो लड़की इस वक्त अकेली बैठी हुई थी और बहुत परेशान थी। वहां पर सब कुछ सुहाना लग रहा था, पक्षी चहक रहे थे, आसपास फूल खिले हुए थे। अगर कोई भी वो सब देख लेता तो उसका मन बहुत खुश हो जाता, पर वो लड़की ये सब नहीं देख रही थी और बस बहुत मायूस थी। वर्मा फैमिली के साथ जो हुआ था वो पूरे डेजर्ट में फैल चुका था। सबने सोच लिया था कि वर्मा फैमिली अब खत्म हो गई है। बहुत दिनों से वर्मा फैमिली या डेजर्ट वुल्फ की कोई नई खबर नहीं आई थी। वहां की ओनर भी इन सब के बारे में सोच रही थी। एक 17-18 साल की जोवियल लड़की वहां पर आई और जब उसने देखा कि वो लड़का बहुत उदास है, तब उसने उसकी आंखों पर हाथ रखा और कहा, बताओ मैं कौन हूँ? उस लड़की को पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगी और उसने कहा, साइशा, ये क्या मस्ती है? उस लड़की का नाम साइशा था। जब उसने देखा कि दूसरी लड़की बहुत परेशान है, तब उसने फिक्र करते हुए पूछा, मृणाली दीदी, क्या आप उनको लेकर परेशान हो? उस ट्री हाउस की ओनर का नाम मृणाली था। उसने साइशा की बात का जवाब नहीं दिया, बस अपनी टेबल पर रखे कप को देखने लगी। ये देखकर साइशा ने कहा, आप चिंता मत करो, वो बहुत स्मार्ट है, वो सब संभालेंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। ये सुनकर मृणाली ने कहा, पर उन्होंने मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, वो कैसे सब संभालेंगे? वो दोनों इस वक्त शिवांग की बात कर रहे थे। दोनों को ही शिवांग बहुत पसंद था, पर साइशा जानती थी कि मृणाली उसे कितना प्यार करती है, इसलिए वो चाहती थी कि मृणाली और शिवांग साथ हो जाएं। मृणाली शिवांग को लेकर बहुत परेशान थी। वो लगातार ये खबर सुन रही थी कि वर्मा फैमिली की हालत बहुत खराब है और बहुत सारे लोग मर चुके हैं। उसे ज्यादा चिंता इसलिए भी हो रही थी क्योंकि बहुत वक्त से उसकी शिवांग से बात नहीं हुई थी। उसे ऐसे देखकर साइशा ने कॉन्फिडेंटली कहा, वो बहुत स्मार्ट है, उसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो प्लीज। मृणाली साइशा का इतना कॉन्फिडेंस और अपनापन देखकर इमोशनल हो गई थी। उसने अपने आप को संभाला और स्माइल करते हुए कहा, तो मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अगर उससे कुछ हो भी गया तो मैं अकेले ये चीजें संभालूंगी और ये जगह भी संभालूंगी। मृणाली को स्माइल करते देख साइशा बहुत खुश हो गई थी और फिर से अपनी जोवियल स्टेट में पहुंच गई थी। अब मृणाली थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। वो बाहर की शांति और सुकून एंजॉय कर रही थी। साइशा भी इधर उधर घूम रही थी। उसने देखा कि वहां पर कोई आ रहा था। वो तुरंत उन्हें बाहर ग्रीट करने के लिए गई। उसने देखा कि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो बहुत अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर राख लगी हुई थी, पर साइशा ने कुछ नहीं कहा। वो अपने कस्टमर्स को कभी जज नहीं करती थी। आहान वहां पर अकेला था और बाकी तीनों पास के होटल में ठहरे हुए थे। आहान ने साइशा से पूछा, मैं यहाँ पर मिस मृणाली से मिलने आया हूँ। साइशा उसे घूरने लगी। उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं वो उसकी बॉस से इसलिए तो मिलने नहीं आया क्योंकि वो बहुत फेमस थी। अक्सर वहाँ ऐसे लोग आते थे जिन्हें सिर्फ मृणाली से मिलना होता था और कुछ ऑर्डर नहीं करते थे। मृणाली दीदी अभी आपसे नहीं मिल सकती है। साइशा के चेहरे की अजीब एक्सप्रेशंस देखकर आहान समझ गया था कि उसे अपने आप को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। उसने कहा, मुझे यहाँ पर शिवांक ने भेजा है। साइशा ने पूछा, शिवांक? वर्मा फैमिली वाला शिवांक? आहान ने कहा, आहान इस वक्त बहुत शांत था। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, पर पिछले कुछ दिनों से कुछ भी उसके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा था। उल्टा उसे सब कुछ दूसरों के हिसाब से करना पड़ रहा था। मृणाली इस वक्त ट्री हाउस के कोने में बैठी थी। साइशा उसे भी वहां पर ले आई थी। उसे देखकर मृणाली ने कहा, आप मिस्टर आहान रायजादा हो? आहान ने कहा, हाँ मिस मृणाली, मुझसे शिवांक ने कहा था कि मैं आपसे आकर मिलूं। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मृणाली ने कहा, आप मुझे सिर्फ मृणाली बुला सकते हैं। मृणाली बहुत डेलिकेट थी। पहली नजर में शायद उसे कोई पसंद ना करे, पर बार बार देखने के बाद वो बहुत अपनी से लगने लगती है। उसके फीचर्स बहुत शार्प थे और बहुत ग्रेसफुल भी थे। वो सामने वाले को कितनी रिस्पेक्ट करती है ये उसकी आंखों में साफ दिखाई देता था। आहान ने कहा, प्रणाली, आप मुझसे शिवांग के बारे में क्या पूछना चाहती हैं? प्रणाली ने हाँ में से हिला दिया। उसने मायूस होते हुए कहा, उसने मुझे इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं किया है और वर्मा फैमिली के बारे में रोज कोई खबर आती है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आप उससे मिले हैं? क्या वो ठीक है? आहान ने कहा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो ठीक है, पर हाँ उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रणाली ने पूछा, और बाकी सब कुछ कैसा है? क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? आहान ने कहा, क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अभी वो जिंदा है और सरवाइव कर पा रहा है, वही बड़ी बात है। मृणाली समझ गई थी कि आहान क्या बात कर रहा है, पर वो शिवांग की चिंता किए बिना नहीं रह पा रही थी। उसके दिल में इस वक्त जो उलझन थी वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। वो बस इंतजार कर रही थी कि शिवांग आए तो वो अपना दिल उसके सामने खोल कर रख देगी। उसने फिर से आहान से पूछा, अब आपका आगे का क्या प्लान है? ये सुनकर आहान थोड़ा हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मृणाली ने उससे ऐसा सवाल क्यों किया था। क्या वो जानती थी कि आहान कौन है और क्या करने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। प्रद्युमन की गैर मौजूदगी में उसके घर को आग लग जाती है। जब आहान मोनिका और लिली को लेकर भागने की कोशिश करता है तब उसे बाहर मास्क घोस्ट ग्रुप के लोग नजर आते हैं जो उसे वहां देखकर हैरान थे। असल में वो प्रद्युमन को मारने आए थे। प्रद्युमन वहां आता है, वो वहां से सबको भगा देता है। आहान को प्रद्युमन के पास वैसा ही लॉकेट दिखता है जैसा उसने मास्क घोस्ट ग्रुप के लोगों के पास देखा था। वो लोग वहां से निकलकर टी हाउस आते हैं और आहान मृणाली से मिलता है। वो उससे पूछती है कि उसके आगे का क्या प्लान है।
आहान अपनी सिचुएशन के बारे में सोचने लग जाता है। वर्मा फैमिली बहुत बुरी हालत में थी और डेजर्ट वुल्फ उसे ढूंढ रहा था। प्रद्युमन के साथ वो ज्यादा दिन नहीं रह सकता था क्योंकि उसका घर जल गया था, साथ ही उसे भी अपने काम थे। वो मोनिका और लिली को भी अकेले नहीं छोड़ सकता था। पहले वो उन दोनों को उनके घर पहुंचाएगा, फिर सोचेगा कि उसे क्या करना है। उसने मृणाली से कहा, मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, पर हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। आहान ने सोचा कि शायद मृणाली डर रही थी कि अगर वो वहां पर रहते तो उनको प्रॉब्लम हो सकती थी। मृणाली आहान की मन की बात समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, मैं आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैंने तो ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? आहान ने कहा, आप मेरी सिचुएशन जानती है ना, डेजर्ट वुल्फ मुझे ढूंढ रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मृणाली ने कहा, मैं जानती हूँ, पर यह मदद मेरे लिए नहीं बल्कि आपके और शिवांग के लिए है। ये सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसने मृणाली को देखा और उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो मजाक कर रही थी। उसने पूछा, क्या आप मदद कर सकती हैं? मृणाली ने नोट करते हुए कहा, शिवांग वर्मा फैमिली का हेड बनना चाहता था। उसने सोचा था कि अगर वो वर्मा फैमिली का हेड बन जाएगा तो वो बहुत सारी फैमिलीज को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा और इससे डेजर्ट वुल्फ की पावर कम हो जाएगी। उसकी बात पूरी करते हुए आहान ने कहा, पर हालात ऐसे हो गए कि वर्मा फैमिली को कोई हेड नहीं मिला और वो खतरे में आ गए। शायद वो इस बात से भी उदास हैं। मृणाली ने कहा, शिवांग ऐसा इंसान नहीं है, उसे अपने किसी भी फैसले का पछतावा नहीं होता। उसने सोचा कि आहान उसकी बात जरूर सुनेगा और ऐसा ही हुआ। आहान चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। उसने आगे कहा, इसके अलावा शिवांग ने कहा था कि डेजर्ट वुल्फ के अटैक के बाद वो ऐसा ट्रम्प कार्ड निकालेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने पहले ही सारी तैयारी की हुई थी। आहान ये सुनकर सरप्राइज हो गया था। उसने कहा, डेजर्ट वुल्फ अटैक करने वाला है, ये बात वो जानता था? क्या उसने आपको बताया था? मृणाली ने कहा, हाँ, उसे ये बात पता थी। आहान अब समझ गया था कि शिवांग कितना चालाक आदमी था। वो बहुत कुछ पहले से जानता था और काफी कुछ प्लान किया हुआ था। मीनू को लेकर भी उसने बहुत कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। उसने मधुर को भी अपने जाल में फंसाया था और लास्ट में मधुर की मौत हो गई थी। शिवांग को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसने सब कुछ बहुत सोच समझकर प्लान किया था। वो जानता था कि डेजर्ट वुल्फ अटैक करेगा, इसलिए उसने एक ऑल्टरनेट प्लान पहले से सोचा हुआ था। आहान ने मन में सोचा, ये शिवांग तो डेढ़ होशियार निकला। आहान ने पूछा, उसने तुमसे क्या कहा था? मृणाली ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, अगर वर्मा फैमिली को बचाना है तो एक इंसान को ढूंढना होगा। अगर वर्मा फैमिली के वो मेंबर वापस आ जाते हैं तो फिर डेजर्ट वुल्फ कुछ नहीं करेगा। आहान ने कुछ सोचा और कहा, शिवांग चाहता है कि मैं उस मेंबर को ढूंढूं। अगर वो ऐसा चाहता था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने मुझे आपके पास क्यों भेजा? मृणाली ने कहा, शायद वो नहीं चाहता था कि उस मेंबर के बारे में किसी को पता चले। आहान ने क्यूरियसली पूछा, क्या आप उन्हें जानती हो? मृणाली ने कहा, मैंने भी बस उनके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। आहान ने पूछा, क्या वो बहुत स्ट्रांग है? क्या वो भी ग्रैंड मास्टर है? मृणाली ने कहा, वो बहुत स्ट्रांग है इतना मैं जानती हूँ, पर वो ग्रैंड मास्टर है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ग्रैंड मास्टर के तो बहुत सारे लेवल होते हैं। इस मेंबर का एक बहुत यूनिक स्टेटस है। अगर उन्होंने अचानक से वर्मा फैमिली को छोड़ा नहीं होता तो आज से डेजर्ट से नहीं बल्कि पूरे देश में वर्मा फैमिली का बहुत नाम होता। ये सब सुनकर आहान बहुत सरप्राइज हो गया था। वो जानता था कि मृणाली उससे झूठ नहीं बोल रही है क्योंकि उसके पास ऐसा करने का कोई रीजन नहीं था। ग्रैंड मास्टर के अलग अलग लेवल हैं, पर उन्हें पार करना मुश्किल था। कौन कैसे क्लासिफाई होगा ये जानना भी मुश्किल था। मृणाली की बातें सुनकर आहान के दिमाग में किसी का नाम आ रहा था और उसने कुछ बोला नहीं। सिर्फ वही थे जो इस क्लासिफिकेशन को समझ सकते थे। अगर मृणाली जिसकी बात कर रही थी वो बहुत स्ट्रांग थे तो फिर शिवांग का वर्मा फैमिली को बचाना इतना मुश्किल नहीं होगा। आहान ने पूछा, क्या आप उनका नाम जानती हैं? मृणाली ने कहा, हाँ, शिवांग ने मुझे बताया था। उनका नाम हर्षद वर्मा है। आहान ने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना था, पर जिनके बारे में उसने सोचा था वो उनका निकनेम था। इसलिए आहान ने सोचा कि शायद वो दोनों आदमी एक ही थे। कुछ सोचने के बाद आहान ने कहा, आप चाहती हैं कि मैं आपकी इन्हें ढूंढने में मदद करूं? मृणाली ने कहा, हाँ। आहान ने कहा, वो इतने पावरफुल हैं। वो भले ही वर्मा फैमिली से चले गए हों, पर फिर भी वर्मा फैमिली में जो कुछ भी हुआ है ये सब लोग जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी पता चल गया होगा। ये सब सुनकर भी वो नहीं आए हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो आना ही नहीं चाहते हैं। मृणाली जानती थी कि वो ये बात जरूर बोलेगा। मृणाली का दिमाग भी बहुत तेज था। वो अपने आइडिया से इस बिजनेस को इतने अच्छे से चला रही थी, इसलिए वो जानती थी कि अपनी बातों से वो आहान को कन्विंस कर सकती थी। उसने कहा, पर अगर हमने हर्षद अंकल को नहीं ढूंढा तो वर्मा फैमिली तबाह हो जाएगी, शिवांग भी मर जाएगा। आहान ने मुंह चढ़ाया और कहा, जिस काम में पता है हमें सक्सेस नहीं मिलेगी वो करना टाइम वेस्ट करने जैसा है। मृणाली ने कहा, पर आपने तो कोशिश ही नहीं की। बिना कोशिश किए आप हार कैसे मान सकते हो? अगर आपने मेरी मदद की तो मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगी। मृणाली की बातें सुनकर आहान समझ गया था कि वो शिवांग से बहुत प्यार करती थी। ये सब उसकी आंखों में नजर आ रहा था और अपने प्यार को बचाने के लिए एक औरत किसी भी हद तक जा सकती थी, पर आहान उसकी बात मानने वाला नहीं था। उसने कहा, मैं सच में आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, आप किसी और की मदद ले सकती हैं। इस वक्त एंट्री गेट से एक आवाज आई। उसने कहा, अगर तुम इसकी मदद नहीं करोगे तो मैं इसकी मदद करूंगा। बिना उस तरफ देखे आहान समझ गया था कि ये बात प्रद्युमन ने बोली थी। जब प्रद्युमन अंदर आया तब आहान ने कहा, प्रद्युमन
तुम छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे? ये कोई मैनर्स है? प्रद्युम्न ने कहा। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए मुझे तुम्हारी बातें सुनाई दी। मैं कान बंद करके तो नहीं चल सकता था। आहान उससे बहस नहीं करना चाहता था। उसने कहा, अगर तुमने सुन लिया तो कोई बात नहीं, तुम मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है, हो सकता है तुम उसका एक वार भी सहन न कर पाओ। मृणाली ने कहा, आप सच में उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगे? प्रद्युम्न ने कहा, ये मदद नहीं करना चाहता, पर मुझे इस फाइटर में बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप जानती हैं कि वो कहाँ है तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगा। आहान को लगा कि मृणाली को हर्षद की लोकेशन नहीं पता होगी, पर उसने कहा, मैं जानती हूँ वो कहाँ पर है। आहान ने हैरान होते हुए कहा, क्या आप सच में जानती है वो कहाँ पर है? आपको उनके बारे में कैसे पता? मृणाली ने कहा, हाँ, शिवांक ने एक बार मुझे उनके बारे में पता करने के लिए कहा था। दरअसल वो डेजर्ट में ही है, वो यहाँ से बाहर नहीं गए हैं। आहान बड़बड़ाया, वो डेजर्ट में ही है? प्रद्युम्न ने कुछ सोचा और कहा, अगर वो डेजर्ट में है इसका मतलब यह है कि वो वर्मा फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। अगर हम उन्हें ढूंढ भी लेंगे तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा। प्रद्युम्न ने ये बात बहुत सिंपल तरीके से बोली थी, पर आहान जानता था कि ये बात इतनी सिंपल नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रद्युम्न अभी भी इस एरिया में क्यों रहना चाहता था। आहान ने कहा, मदद करने के लिए प्रद्युम्न है तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। जब आप यहाँ से चली जाएंगी तो मैं भी चला जाऊंगा। इतना कहकर आहान वहां से चला गया। प्रद्युम्न और मृणाली वहीं पर थे और उसे जाता देख रहे थे। मृणाली एक बार फिर आहान को मनाने की कोशिश करना चाहती थी, पर उसका फर्म डिसीजन देखकर वो चुप रही। मृणाली ने प्रद्युम्न के साथ जाने से पहले टी हाउस की जिम्मेदारी सायशा को दे दी थी और उसने आहान से कहा, मिस्टर रायजादा, अगर आपको ये जगह पसंद है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। आहान ने मना करते हुए कहा, नहीं थैंक यू, मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। मृणाली आहान को किसी भी तरह से नहीं रोक सकती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुप रही। और प्रद्युम्न ने एक कोशिश और की और उसने पूछा, आहान, क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं चलना चाहते हो? आहान ने कहा, ना मेरी वहां पर जरूरत है और ना ही मैं वहां जाना चाहता हूँ, पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है। प्रद्युम्न ने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ जानना चाहते हो? ऐसा कुछ भी है क्या जो तुम्हें नहीं पता है और मुझे पता है? आहान ने कहा, हाँ, एक बात है जो सिर्फ तुम जानते हो। तुम तो वीरेन वर्मा को मारना चाहते थे, फिर अब तुम वर्मा फैमिली को ही बचाने के लिए हर्षद वर्मा को क्यों ढूंढना चाहते हो? प्रद्युम्न मुस्कुराया और उसने कहा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम समझ नहीं सकते हो। उनमें से एक बात ये भी है, और ये भी सच है कि ये सिर्फ मैं जानता हूँ। वो इसके आगे आहान को और कुछ नहीं कहना चाहता था। आहान सिर्फ उसे देख रहा था। कुछ मिनट बाद वो लोग वहां से चले गए। अब आहान मोनिका और लिली को भी वहां से लेकर जाना चाहता था। ये जगह मोनिका और लिली के घर से बहुत अलग थी। लिली यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रही थी और मोनिका भी रिलैक्स थी। उन दोनों ने बाहर की दुनिया ज्यादा नहीं देखी थी, पर अब उन्हें बहुत कुछ देखने का मौका मिल रहा था। और प्रद्युम्न प्रणाली की मदद करने के लिए मांग गया था और आहान वहां से जाना चाहता था, इसलिए शायद वो दोनों ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएंगी। जब आहान ने उनसे चलने के लिए कहा तब लिली ने कहा, क्या हम यहाँ पर कुछ और दिन नहीं रुक सकते हैं? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आहान को भी लग रहा था कि कुछ दिन और रुकने में कुछ गलत नहीं था, पर वो वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वर्मा फैमिली के साथ अब क्या होगा और आहान को भी नीतू से मिलने के लिए सी लाइन टावर जाना था। उसके पास बहुत दिन पहले नीतू का मैसेज आ गया था और अगर अब वो जल्दी नहीं जाता तो फिर नीतू गुस्सा हो सकती थी। वो नीतू का गुस्सा दिलाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो वो लड़की थी और दूसरा वो एक ग्रैंड मास्टर थी। उसे अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी थी। आहान ने कहा, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं रुक सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो रुक सकती हो। जब तक मीनू है तुम्हें डेजर्ट वुल्फ से कोई खतरा नहीं होगा। मोनिका ने बेचैन होते हुए कहा, क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? आहान ने स्माइल करते हुए कहा, मैं सी लाइन टावर जा रहा हूँ। उन दोनों ने ही इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था और ना ही उन्हें पता था कि वो कहाँ था, पर जिस गोल्ड कॉइन की वजह से जैसलमेर में इतना आतंक मचा हुआ था उसका सीक्रेट सी लाइन टावर में था। आहान मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए वो ग्रैंड मास्टर बनने के सीक्रेट को जानना चाहता था और वो तभी मुमकिन था जब वो सी लाइन टावर जाएगा और पता करेगा। भले ही उसके पास वो गोल्ड कॉइन नहीं था, पर वो वहां पर जाना चाहता था। सी लाइन टावर में आहान के लिए क्या नया धमाका होने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मृणाली आहान से वर्मा फैमिली के एक मेंबर हर्षद वर्मा को ढूंढने में मदद मांगती है। वो बहुत स्ट्रांग है और सिर्फ वही वर्मा फैमिली को बचा सकते हैं, पर बहुत साल पहले वो वहां से चले गए थे। आहान उसकी मदद करने से मना कर देता है, पर प्रद्युम्न कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। आहान प्रद्युम्न से पूछता है कि जब वो वीरेन वर्मा को मारना चाहता था तो फिर अब वर्मा फैमिली को बचाना क्यों चाहता है। इसके बाद आहान लिली और मोनिका से कहता है कि उसे सी लाइन टावर जाना है, पर अगर वो चाहे तो कुछ दिन वहां रुक सकती है। सी लाइन टावर जयपुर में था। वहां पर जाने के लिए आहान या तो कार ले सकता था या फिर फ्लाइट या फिर ट्रेन। उसने सोचा कि कार से रास्ता बहुत लंबा होगा, इसलिए उसने फ्लाइट लेने का फैसला किया, पर मौसम की वजह से फ्लाइट डिले हो रही थी। उसने टिकट फाड़ दी और फाइनली वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां पर एक लेडी ने उसे देखा और कहा, मैंने शायद आपको एयरपोर्ट पर देखा था। आहान ने देखा कि उस लेडी के बाल खुले और लंबे थे और उसने व्हाइट टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। आहान ने कहा, हाँ, फ्लाइट बहुत डिले हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो लड़की आहान के पास बेंच पर आकर बैठ गई और उसने कहा, आप जयपुर जा रहे हैं, है ना? ये बात सुनकर आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लेडी ये बात इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती थी। आहान ने सोचा कि वो लेडी उसके मन की बात समझ सकती थी। उसने पूछा, आप कोई अंतर्यामी है क्या? उस लेडी ने कहा, अंतर्यामी तो नहीं, पर मेरा नाम जरूर यामी है। आहान ने कहा, मेरा नाम आहान है, क्या बता सकती हैं कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ?
यामी ने कुछ सोचा और कहा कि आप शायद मेरा नंबर मांगने के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर आहान हंसने लगा और उसने कहा नहीं, गलत गेस है। यामी ने कहा, अच्छा तो फिर क्या आप मेरा नंबर नहीं चाहते? आहान ने कहा, आप इतनी खूबसूरत हैं, अगर मैंने आपका नंबर मांगा और आपने मना कर दिया तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं इंसल्टेड फील करूंगा। यामी ने स्माइल किया और कहा, अच्छा ऐसी बात है, वैसे आपने बताया नहीं कि आप क्या सोच रहे थे? आहान ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि ये ट्रेन कब आएगी। यामी ने कहा, ओह आई सी। आहान ने कहा, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं जयपुर जा रहा हूँ? यामी मुस्कुराई और उसने कहा, बहुत सिंपल है, मैंने आपको एयरपोर्ट पर देखा था और आप बहुत इरिटेटेड लग रहे थे और बाहर निकल गए थे, फिर मैंने आपको यहाँ देखा। एक्चुअली मैं भी जयपुर जा रही हूँ और जानती हूँ कि वहाँ के लिए आज कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, मैंने तो बस एक तुक्का मारा और वो सही हो गया। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि उसका रीजन इतना सिंपल होगा। उसने स्माइल किया और कहा, अब बाकी लेडीज से बहुत अलग है। यामी ने कहा, I'll take it as a compliment। इसके बाद ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई और दोनों अपने कोच की तरफ चले गए। कोइंसिडेंस इतना भी नहीं हो सकता था कि उन दोनों की बर्थ एक साथ हो। जब आहान ट्रेन में बैठा तो वो आराम से सोना चाहता था, पर एक आदमी बहुत सॉफ्टली लैपटॉप के कीबोर्ड को उंगलियां मार रहा था। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जो आदमी आहान के पास बैठा था वो बहुत यंग था और अपने अर्ली 20s में था। उसने एक प्रॉपर सूट पहना हुआ था और वो लेटेस्ट एप्पल के लैपटॉप पर काम कर रहा था। आहान ने देखा कि उसके पास फोन भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का था। उसके पास किसी का वीडियो कॉल आया और उसने तुरंत उठा लिया। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत नॉलेज थी। उसकी वीडियो पर बात बहुत कम हुई थी, पर फिर भी आहान जान गया था कि वो किसी फ्लैशटेक नाम की कंपनी का सीईओ था। पर आहान को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। टाइम पास करने के लिए आहान ने मैगजीन निकाली। जब वो मैगजीन पढ़ रहा था तब उसने देखा कि वो लड़का लगातार उसे घूर रहा था। आहान ने मैगजीन रखी और उसने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? उस यंग लड़के ने आहान को देखकर स्माइल किया और कहा, आप जो मैगजीन पढ़ रहे हैं उसमें मेरा नाम है। आहान ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर फिर उस लड़के ने मैगजीन उठाई और आहान को कवर पेज दिखाया। आहान ने ध्यान नहीं दिया, पर कवर पेज पर सच में उस लड़के की फोटो थी। उसमें लिखा हुआ था कि वो इंडिया का सबसे सोशली एक्टिव बिजनेसमैन था। उसका नाम आनंद सिन्हा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर के कुछ पेजेस में उसका बहुत बड़ा इंटरव्यू भी छपा था। आहान ने कहा, अच्छा ये आप ही हैं? मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ और बात भी है? अनंत ने कहा, नहीं, मैं बस क्यूरियस था कि आपको देखकर कैसा लगता है। इसके बाद फिर से दोनों अपने अपने काम में लग गए। ये बस एक छोटी सी बात थी जो उनके बीच में हुई थी। आगे के रास्ते उन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की, पर बीच बीच में आहान को ऐसा लगता था जैसे अनंत उसे घूर रहा था, पर आहान ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वो लोग जयपुर पहुंच गए। जयपुर जैसलमेर से बिल्कुल अलग था। जहाँ जैसलमेर में ज्यादातर डेजर्ट था, वहीं पर जयपुर एक प्रॉपर सिटी थी। यहाँ पर लंबी लंबी बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल थे। जब वो स्टेशन से बाहर निकला तब उसने देखा कि अनंत एक लग्जरी बेंटली कार में बैठा और वहां से चला गया। तभी उसे फिर से यामी नजर आई। वो उसके पास आई और उसने कहा, आप उस लड़के को जानते हो? आहान ने कहा, नहीं। यामी ने रिग्रेट करते हुए कहा, ओह नो, अगर तुम उन्हें जानते तो मेरा इंट्रोडक्शन करवा सकते थे। आहान ने कहा, क्या अभी तक तो आप मुझे अपना नंबर देना चाहती थी और अब आपको किसी और से मिलना है? यामी ने कहा, हाँ, इसमें गलत क्या है? अगर आप मुझसे और अनंत सिन्हा में से मेरे पास चूज करने का ऑप्शन है तो मैं उन्हें ही चूज करूंगी। वो कितना अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आहान ने स्माइल करते हुए कहा, कितने अफसोस की बात है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, वरना मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवा देता। पर यामी ने कहा, पर क्या? आहान ने कहा, पर पता नहीं वो आपसे फ्रेंडशिप करते या नहीं। अब वो इतना अमीर और गुड लुकिंग है तो आपको भाव देता या नहीं पता नहीं। यामी ने कहा, बदतमीज आदमी, गेट लॉस्ट। ये सुनकर आहान हंसा और उसने कहा, अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर जरूर मिलेंगे। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तब यामी ने उसे रोका और कहा, आपको सच में मेरा नंबर नहीं चाहिए? आहान ने कहा, मैंने कहा ना, अगर किस्मत में हुआ तो फिर हम जरूर मिलेंगे। इसके बाद आहान स्टेशन के बाहर आया और उसने एक टैक्सी रोकी और कहा, ग्रैंड प्लाजा होटल। ग्रैंड प्लाजा होटल जयपुर का 5 स्टार होटल था। वो बेस्ट होटल था, पर आहान वहां पर ऐसे ही नहीं जा रहा था। वो तो वहां पर इसलिए जा रहा था क्योंकि नीतू ने जो एड्रेस दिया था उसके आसपास सिर्फ वही होटल था। कुछ ही देर में वो ग्रैंड प्लाजा होटल पहुंच गया था। वहां पर बहुत सारे एलीट लोग जा रहे थे। आहान के कपड़ों से वो बहुत कैजुअल लग रहा था, पर आहान को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब वो रिसेप्शन पर गया तब उसने चेक इन किया और नीतू के बारे में पूछा, पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वहां पर इस नाम की किसी लड़की का चेक इन नहीं था। आहान ने कुछ सोचा और वहां रुक गया। उसने सोचा कि जब नीतू आएगी तो वो उससे मिल लेगा। शाम होने को आई थी, पर नीतू का अब तक कोई अता पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां पर नहीं आने वाली थी। आहान ने कुछ सोचा और फिर बाहर चला गया। उसने सोचा कि वो आसपास नीतू के बारे में पता करने की कोशिश करेगा, क्या पता कुछ पता चल जाए। जब वो होटल से निकला तब सूरज ढल रहा था। आहान ने एक टैक्सी रोकी और शहर के सबसे बिजी इलाके में चला गया। टैक्सी ड्राइवर ने कार एक बार के आगे रोकी। आहान को लगा कि वो उसे किसी मार्केट प्लेस या टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस पर लेकर जाएगा, पर वो उसे वहां पर लेकर आया जहां पर सिर्फ दारू और लड़कियां थी। आहान टैक्सी से उतरा और बार में चला गया। इस वक्त वहां पर लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही थी। आहान साइड में जाकर बैठ गया और उसने अपने लिए विस्की ऑर्डर की। थोड़ी देर बाद वो उठा और ग्लास हाथ में लिए आसपास घूमता रहा। बहुत सी लड़कियां उसके पास आ रही थी और डांस कर रही थी। वो आहान को डांस के लिए बुला रही थी, पर आहान ने मना कर दिया। इसके बाद वो वहां से बोर हो गया, इसलिए एक जगह पर जाकर दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया।
तभी वहां पर एक लड़की आई जिसे देखकर आहान हैरान हो गया। उसे नहीं लगा था कि उसको साइड में देखकर वहां पर कोई आएगा। उस खूबसूरत लड़की ने कहा, हाय हैंडसम, मुझे एक ड्रिंक पिलाओगे? आहान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर आप कितना ड्रिंक कर सकती हो ये मुझे नहीं पता। उस लड़की ने कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। आहान ने कहा, मैं चिंता कैसे ना करूं, आखिर मैं आपको ड्रिंक करवा रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि आप सही सलामत घर पहुंचाए। उस लड़की ने कहा, अच्छा ऐसा है, एक ही मुलाकात में आपके लिए इतनी स्पेशल हो गई मैं? आहान ने कहा, बिल्कुल, आपको इस बात पर बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए। उस लड़की ने कहा, मैंने आपके जैसा लड़का अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। इसके बाद उन्होंने आपस में थोड़ी देर बात की, पर फिर किसी ने उस लड़की को आवाज लगाई, लैला, कम लेट्स डांस। उस लड़की का नाम लैला था। उसने आहान से कहा, तो मेरे साथ डांस करने चलोगी? आहान ने कहा, नहीं थैंक यू। जब आहान ने जाने से मना कर दिया तब वो वहां से चली गई। वो कुछ देर तक वहां पर बैठा रहा। कुछ देर बाद वो वहां से बोर हो गया और वहां से निकल गया। अभी भी आहान के पास नीतू की कोई खबर नहीं थी और उसे लगा कि 3 बड़े शहर में सुए ढूंढना वैसे भी मुश्किल था। रात के 12 बज गए थे जब आहान वापस अपने रूम में आ गया था। उसने हाथ मुंह धोए और चेंज करके सो गया। रात को उसे बहुत अच्छी नींद आई पर किसी न किसी वजह से वो सुकून की नींद नहीं सो पा रहा था। अचानक से आहान को अपने रूम के दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। वो तुरंत उठ गया और धीरे धीरे अपने रूम के पास जाने लगा। आहान ने देखा कि बाहर कोई हलचल नहीं थी, बस किसी ने दरवाजे के नीचे से एक एनवलप डाल दिया था। आहान को वो एनवलप देखने की जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने पहले दरवाजा खोला और लॉबी में देखा। उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया था। जब आहान ने देखा कि वहां पर कोई नहीं था तब उसने रूम बंद किया और उसने वो एनवलप उठाया। उस पर सी लाइन लिखा हुआ था। आहान ने जब वो देखा तब उसे विश्वास नहीं हुआ कि सी लाइन ने उसे वो भेजा था। उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा था। सी लाइन के अलावा उस पर और कुछ नहीं लिखा था और ना ही कोई लोगो थे। एड्रेस वगैरह कोई भी चीज मेंशन नहीं थी। आहान ने कुछ सोचा और उस एनवलप को फील किया। वो बहुत स्मूथ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई पेपर था। आहान ने बहुत ध्यान से उसे खोला और उसमें जो लेटर था उसे पढ़ा। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आहान सी लाइन टावर ना जाए, वरना ये उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। आहान वो पढ़कर थोड़ा हैरान हो गया था। लेटर से कोई खतरा नहीं था, बस उसके लिए वार्निंग थी। उसने सबसे पहले नीतू के बारे में सोचा, पर अगर नीतू को ऐसा कुछ करना था तो वो सामने से करती। वो ऐसा कोई लेटर नहीं भेजती। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान चाहता था कि आहान सी लाइन टावर ना जाए, पर वो अपनी आइडेंटिटी भी एक्सपोज नहीं करना चाहता था। आहान को लगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने लेटर टेबल पर रखा और सोने चला गया। पूरी रात वो बहुत आराम से सोया और उसकी आंख अगले दिन सुबह 8 बजे खुली। फ्रेश होकर आहान जब नाश्ता करने डाइनिंग हॉल में गया तब उसे वहां एक लड़की मिली। उसने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? वो लड़की आहान से मिलकर बहुत खुश थी, पर आहान उसे बहुत कंफ्यूज लुक दे रहा था। वो उसे बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि वो कोई लड़की होगी जिसे वो मनाली या शिमला में मिला था। जब उस लड़की ने आहान को इतना कंफ्यूज देखा तब उसने कहा, मुझे भूल गए, मैं हूँ। आखिर ये लड़की कौन थी जिसे आहान नहीं पहचान पा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान जब जयपुर के लिए निकलता है तब उसे एक लड़की यामी और एक लड़का अनंत मिलता है। जयपुर पहुंचने के बाद वो जब नीतू के बताया एड्रेस पर पहुंचता है तब नीतू उसे नहीं मिलती। वो शहर भर में उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मिलती है। आहान एक बार एक लड़की लैला से मिलता है। जब वो वापस होटल आता है तब आधी रात को उसे एक लेटर मिलता है जिसमें आहान के लिए वार्निंग होती है कि वो सी लाइन टावर ना जाए। वो लेटर सी लाइन टावर की तरफ से आता है पर आहान को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। अगली सुबह एक लड़की उसे ग्रीट करती है पर आहान उसे पहचान नहीं पाता है। आहान ने उस लड़की को नहीं पहचाना था पर फिर भी उसने कहा था, ओ तो तुम हो, कैसी हो? उस लड़की ने कहा, मैं अच्छी हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना है? कल तो बहुत बोल रहे थे कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, आज क्या हुआ? आहान ने देखा तब उसे रियलाइज हुआ कि वो लैला थी। आज बिना मेकअप के वो बहुत अलग लग रही थी, इसलिए आहान उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो लैला को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए उसने कहा, अगर तुम स्पेशल नहीं होती तो तुम मुझे याद रहती। मैं आज तक जितनी लड़कियों से मिला हूँ वो सब मुझे याद है, पर मैं तुम्हें भूल गया क्योंकि तुम स्पेशल हो और तुम सबसे अलग हो। ये सुनकर लैला स्माइल करने लगी और उसने कहा, मैंने आपसे ज्यादा चालाक लड़का आज तक कभी नहीं देखा है। आप मुझे भूल गए थे, इसलिए अब आप मुझे ब्रेकफास्ट करवाएंगी? आहान ने स्माइल किया और कहा, व्हाई नॉट। इसके बाद दोनों नाश्ता करने डाइनिंग हॉल चले गए। वो होटल बहुत बड़ा लग्जरियस होटल था और आहान को उम्मीद नहीं थी कि लैला वहां हो सकती थी। उसने पूछा, वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? लैला ने कहा, आपको सुबह सुबह मेरा मिलना अच्छा नहीं लगा? आहान ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं। लैला ने कहा, अगर लोग हुकअप करने के लिए यहाँ आ सकते हैं तो क्या मैं उनके साथ नहीं आ सकती? आहान ने पूछा, अच्छा तो फिर कौन मिला यहाँ पर तुम्हें? लैला ने कहा, कोई भी नहीं, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आहान ने हैरान होते हुए पूछा, मेरी वजह से? लैला ने कहा, हाँ, आपसे मिलने के बाद बाकी सारे लोग मुझे बहुत बोरिंग लगने लग गए। आहान स्माइल करने लगा। इसके बाद लैला ने उसे पूछा, वैसे आप यहाँ पर कैसे? क्या आप बहुत अमीर आदमी हैं? आहान ने कहा, नहीं मैं बहुत अमीर आदमी तो नहीं हूँ। लैला ने कहा, अगर आप अमीर आदमी नहीं हैं तो फिर आप यहाँ कैसे हैं? क्या आप भी किसी के साथ आए हैं यहाँ? आहान ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि लैला उसके बारे में ऐसा सोचेगी। उसने कहा, नहीं मैं यहाँ किसी के साथ नहीं आया हूँ। आप ये समझ सकती हैं कि मैं अमीर आदमी हूँ। लैला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके कपड़ों से जज किया, पर उसने आहान से कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। इसके बाद दोनों ने नाश्ता किया और लैला वहां से चली गई।
आहान ने देखा कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक बहुत लग्जरी कार में बैठकर चली गई थी। आहान समझ गया था कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी। इसके बाद आहान भी फिर से नीतू को ढूंढने में लग गया। जयपुर के एक रास्ते पर सब कुछ बहुत शांत था। वहां पर एक आदमी चल रहा था जो बहुत हड़बड़ाया हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। बस वो ये नहीं जानता था कि वो इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहा था। अचानक से उस आदमी को एक मास्क वाले आदमी ने रोक लिया। वो आदमी उसे नहीं जानता था, पर अगर आहान वहां पर होता तो वो उसे जरूर पहचान जाता। उस आदमी ने कहा, तुम कौन हो? मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत देर से मेरा पीछा कर रहे हो। मास्क वाले आदमी ने कहा, मैं कौन हूं तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी मौत है और तुम सस्पेंस में ही मरोगे। ये बात सुनकर उस आदमी को बिल्कुल डर नहीं लगा। वो वहां पर बहुत शांत एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसने कहा, तुम मुझे मारोगे? तुम जानते भी हो सी लाइन टावर के आदमी को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है? मास्क वाले आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने रूखी आवाज में कहा, तुम सी लाइन टावर के आदमी हो, इसलिए आज मरने वाले हो। उस आदमी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं देखता हूं कि तुम मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो। मैं भी सी लाइन टावर से आया हूं। इतना कहने के बाद उस आदमी ने अपने पास से एक छोटी तलवार निकाली और मास्क वाले आदमी की तरफ बढ़ा दी। उस मास्क वाले आदमी ने भी एक चाकू निकाला और उस आदमी की तरफ लाया। दोनों के हथियार टकराए और वहां पर एक लाइट फ्लैश हुई। उस आदमी ने मास्क वाले आदमी के गले पर अटैक किया और उसके गले पर एक बहुत बड़ा कट आ गया और वो वहीं पर गिर गया। देखते ही देखते उस मास्क वाले आदमी की मौत हो गई। दूसरे आदमी ने कहा, आया बड़ा मुझे मारने वाला। पता नहीं लोग सी लाइन टावर को समझते क्या है। इतना कहने के बाद वो अपनी तलवार साफ करने लगा और वहां से जाने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका फिर से पीछा कर रहा था। उसने तेज आवाज में कहा, कौन है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। इतना बोलने के बाद उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसने एक बार फिर कहा, डरपोक लोग आ जाते हैं कहीं से भी। जैसे ही उसने ये बात कही, किसी ने कहा, जैसे कि मुझे उम्मीद थी, तन्मय बब्बर किसी से नहीं डरता है। उस आदमी का नाम तन्मय बब्बर था और वो सी लाइन टावर का आदमी था। उसके सामने जो आदमी था उसने हुड वाली जैकेट पहनी हुई थी और अपना सर ढका हुआ था। तन्मय ने कहा, अब तुम कौन हो? तुम्हें भी इस आदमी की तरह मरना है क्या? हुड वाले आदमी ने कहा, तुम मुझे इसके जैसा लूजर समझते हो क्या? मैं मरकर नहीं, तुम्हें मारकर यहां से जाऊंगा। मास्क वाला आदमी मर चुका था, पर अगर वो ये बात सुन लेता तो उसे बहुत गुस्सा जरूर आता। तन्मय ने कहा, मैं तुम्हें किसके जैसा समझता हूँ? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मरना है तो मुझे तुम्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं है। हुड वाले आदमी ने कहा, लगता है सी लाइन टावर के आदमी बहुत बदतमीज हो गए हैं, वैसे ही किसी को भी बुली करने लग जाते हैं। तन्मय ने कहा, अगर तुम यहाँ मुझे मारने नहीं आए हो तो फिर यहाँ से जा सकते हो। मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हुड वाले आदमी ने कहा, आया तो तुम्हें मारने ही हूँ और यहाँ से तुम्हें मार कर ही जाऊंगा। जब तन्मय ने ये बात सुनी तब उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फिर से अपनी तलवार निकालने के लिए हाथ उठाया, पर इतने में हुड वाले आदमी ने उसके हाथ पर पत्थर मारा और कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी तलवार चलाते हो, फिर मैं तुम्हें उससे हाथ भी कैसे लगाने दे सकता हूँ। इतना सुनते ही तन्मय आग बबूला हो गया और हुड वाले आदमी की तरफ भागा। दोनों के बीच में कुछ मूव हुए, पर फिर हुड वाले आदमी ने तन्मय के सिर पर पत्थर मारा, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज चोट आई और वो वहीं पर गिर गया। तन्मय के सिर से लगातार खून बह रहा था और उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। हुड वाले आदमी को उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। तन्मय सी लाइन टावर का बहुत पावरफुल आदमी था, फिर भी हुड वाले आदमी ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो कोई बहुत अनइम्पोर्टेंट इंसान था। तन्मय की मौत की खबर सब जगह आग की तरह फैल गई थी, पर एक इंसान था जो इस बात से अनजान था और वो था आहान। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा था उसे कुछ नहीं पता था। उसका सारा ध्यान इस वक्त सिर्फ नीतू को ढूंढने में था। नीतू आहान से मिलने नहीं आई थी, इसलिए आहान बस यहाँ वहां भटक रहा था। जब वो रोड पर चल रहा था तब कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। उसमें से एक ने कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं यहाँ सारे निकालो। उन लोगों ने आहान की तरफ चाकू पॉइंट किया हुआ था। आहान समझ गया था कि ये सिर्फ एक चोरी थी। जैसे ही आहान अपने मूव करने वाला था, किसी की आवाज आई, क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। आहान को ये आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। जब उसने आवाज की डायरेक्शन में देखा तब उसे यामी नजर आई। यामी ने बहुत सुंदर ड्रेस पहना हुआ था और वो उन चोरों को गुस्से में देख रही थी। पुलिस का नाम सुनकर वो चोर वहां से भाग गए और यामी आहान के पास आ गई। उसने पूछा, तुम ठीक हो? आहान ने कहा, इतनी सुंदर ड्रेस पहनकर तुम यहाँ पर हीरो बनकर मुझसे मिलने आई हो? यामी ने कहा, अगर मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं आती तो वो चोर तुमसे तुम्हारा सब कुछ लेकर भाग चुके होते। मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। आहान को लगा कि यामी सही कह रही थी। भले ही वो उन गुंडों से आराम से डील कर सकता था, पर अगर यामी नहीं आती तो उसे फाइट करनी पड़ती। उसने कहा, मुझे तुम्हें थैंक यू तो बोलना चाहिए। थैंक यू। यामी ने कहा, अच्छा थैंक यू छोड़ो, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम मुझे दिख गए। आहान ने कहा, वैसे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? यामी ने कहा, अगर तुम्हारी जगह अनंत सिन्हा होता तो मैं उसे जरूर बता देती कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। आहान ने कहा, अच्छा पर मैं आहान हूँ। आहान को समझ नहीं आ रहा था, पर अनंत का नाम सुनकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। यामी ने स्माइल किया और कहा, मैं यहाँ पर किसी क्लाइंट के साथ डिनर करने के लिए आई थी। जब मैं बाहर निकलकर वॉक करने लगी तब तुम मुझे नजर आया और मैं यहाँ आ गई। ये सुनकर आहान ने कहा, फिर तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। यामी ने आहान को क्यूरियसली देखा और पूछा, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम बोल रहे हो कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें? आहान ने कहा, हाँ बिल्कुल। यामी ने कहा, तुम मुझे इसका रीजन बताओगे? आहान ने कहा, तुम इस रास्ते से वॉक करने जाने वाली थी।
यामी ने कंफ्यूजन में कहा। हाँ। आहान ने कहा, अगर मैं यहाँ तुमसे पहले नहीं आता तो ये गुंडे तुम्हें मिलते और तुम्हें देखकर ये जरूर टेम्प्ट हो जाते। फिर तुम इनसे कैसे बच पाती? ये तुमसे सारा सामान तो ले ही लेते, साथ में तुम्हें भी ले जाते। यामी को लगा कि आहान बिल्कुल ठीक कह रहा था। उसने कहा, मैं ऐसा रूखा सूखा थैंक यू तो नहीं बोलना चाहती। लेट्स गो एंड हैव आइसक्रीम। मीठे का मीठा हो जाएगा और थैंक यू का थैंक यू। ये सुनकर आहान ने कहा, तो ये तुम्हारी ट्रीट होगी या फिर मेरी? यामी ने कहा, मेरी। इसके बाद दोनों एक आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। यामी ने कहा, इतनी आइसक्रीम खाकर तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। आहान ने कहा, ओह, अगर ऐसा है तो फिर मुझे तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था। यामी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आहान ने हंसते हुए कहा, अब मैं जब भी किसी मोटी लड़की को देखूंगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। ये बात सुनकर यामी ने मुंह बना लिया। उसे आहान का ऐसा कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। दोनों जब आपस में बात कर रहे थे तब अचानक से आहान को ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई था और उन्हें देख रहा था। आहान ने ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने दी और यामी से बहुत नॉर्मली बात कर रहा था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत अलर्ट हो गया था। ऐसा सिर्फ आहान के साथ नहीं बल्कि यामी के साथ भी हुआ था। यामी को भी लग रहा था जैसे कोई था जो उसे देख रहा था। अचानक से यामी ने कहा, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मुझे चलना चाहिए, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। आहान समझ गया था कि वो वहां से तुरंत निकलना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। यामी ने कहा, नहीं, मैं कुछ चली जाऊंगी। इतना कहने के बाद यामी उठी और वहां से चली गई। आहान ने देखा कि जब वो जा रही थी तब मोड़ पर किसी आदमी ने उसे रोक लिया था। आहान को लगा कि शायद यामी को कोई खतरा है, पर उसने देखा कि वो उस आदमी से बहुत नॉर्मली बात कर रही थी। क्या जो इन दोनों का पीछा कर रहा था ये वही आदमी था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM।